चीज़ व्यूअर से ज़रूर अपील करना चाहूँगा, ये वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको रिफ्यूजीज़ का, जिस तरह गुरुदेव जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक-एक चीज़, सरकार की चालाकियाँ, सरकार की सोच और सरकार के झूठे वादे, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हों, चाहे वो दिल्ली के तख्त पे, केंद्र सरकार पे कान जिनके पास है नहीं, सुनने की ताकत नहीं है और आवाज़ वो सुनना चाहते हैं या वो सुनना ही नहीं चाहते। हम यहाँ से जितनी मर्जी आवाज़ उन तक पहुँचा दें, लेकिन वो आवाज़ सुनना नहीं चाहते। उसी का खामियाजा जो है ये डिस्प्लेस पर्सन जो है वो भुगत रहे हैं। इसलिए वीडियो लंबी ज़रूर होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अगर आप सच में रेफ्यूजीज़ के मुद्दे के लिए जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि मुकम्मल जानकारी आपको मिले, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ सच जो है वो रिफ्यूजीज का निकल कर आया है, सरकारों की चालाकियां निकल के आई हैं, तो हर एक कोने तक, जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर एक कोने तक जो है उसको फैलाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यही इल्तिजा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से आज एक बड़ी ही अहम मुद्दे को लेकर जो है हम आपके साथ जो है जुड़े हैं और चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है वो आप तक, हर एक जानकारी जो है इस मुद्दे की आप तक लानी ज़रूरी है। और ये जानकारी सिर्फ आप तक ही लानी ज़रूरी नहीं, ये जानकारी कहीं ना कहीं सरकारों तक भी पहुंचानी ज़रूरी है। ये मुद्दा अब का नहीं, 47 का मुद्दा है। 47 में बंटवारे की बेंड पर चढ़े और आज हमारे देश में जो है रेफ्यूजीज के नाम से उनको बुलाया जाता है, लेकिन आज भी ये रेफ्यूजीज जो है अपने हकों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। सरकार कहती तो है कि हम इनके हक जो हैं इनको दिलाकर रहेंगे, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों में क्या कुछ रेफ्यूजियों के साथ बीता। रेफ्यूजी 47 से निकलकर आज 2024 तक किन हालातों में रहे, उन चीज़ों पर आज सब जो है हम रोशनी जो है वो डालने वाले हैं। 47 से लेकर 65 71 की लड़ाई से जितने भी रेफ्यूजीज हैं वो किन हालातों से गुजरे हैं और सरकारों के किन वादों के साथ जो है उनको धोखा मिला और सरकारों ने उनको कितनी बार जो है वो अपने वोटों के लिए इलेक्शनों में जो है वो इस्तेमाल किया। मेरे साथ इस समय जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये चेहरा कोई छोटा चेहरा नहीं है। ये रेफ्यूजीज के लिए इनके परिवार, सिर्फ यही नहीं, इनका पीछे का परिवार भी जो है वो रेफ्यूजीज की लड़ाई जो है वो आज से नहीं बल्कि 1970-57 से जो है वो लड़ाई जो है ये परिवार लड़ रहा है। सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं, जितने भी रेफ्यूजीज हैं जो कठुआ से लेकर पुंछ तक जो हैं वो बसे हुए हैं, 100 से ज़्यादा बस्तियां जो हैं रेफ्यूजीज की हैं, जो आज भी अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा सरकार के साथ आवाज़ उठाती रहती है, सड़कों पर प्रदर्शन करती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती रहती हैं, लेकिन ये इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पाती। आखिर इसकी वजह क्या है? और इस वजह को आज हम गुरुदेव जी जो हैं हमारे साथ, गुरुदेव सिंह, उनसे जो है जानकारी जो है लेंगे। सत श्री अकाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। इंटरव्यू थोड़ा सा पंजाबी में और थोड़ा हिंदी में जो हम करेंगे, ताकि जो हमारे हिंदी श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी ये चीज़ जो समझ आए और जो साडे पंजाबी दे जड़े सिख भरा ने साडे जड़े या जो भी रेफ्यूजीज हैं उन्होंने भी जी पंजाबी नाल उन्हों दी अपनी प्यार है, उन्होंने तक भी जी सारी आवाज़ जी बखूबी पुज सके। गुरदेव जी, मैं सब तो पहले सवाल ये पूछना चाहूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि एक रिफ्यूजी ਜਿਹੜਾ है ये ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਆਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं सब तो पहले जी थोड़ा चैनल जड़ा JK न्यूज़ बस का बहुत धन्यवाद करदा कि सारा जो इशू है 1947 के लोगों का एडुकेट और मुकम्मल आबादकारी का उन्होंने हाईलाइट करने जी थोड़ा चैनल बहुत बड़ी सहायता करने जा रहे हैं, तो मैं थोड़े चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस तो अलावा मेरे नाल साढ़े यूथ लीडर भी हैं, हरप्रीत सिंह जी, सुरेंद्र कुमार जी हैं। तो क्योंकि कहते हैं कि हर 20 साल के बाद जनरेशन बदलती है, बिल्कुल। तो नेचुरली मैं भी दूसरी तीसरी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई जो है, जो सरकारों का मूड जो हमने देखा है पिछले 75 सालों में, उसके मुताबिक मूड के हिसाब से बात करता हूँ या उनकी तंग दिली की बात करता हूँ मैं।
तो मैं सोचता हूँ कि हमारी लड़ाई जो है वो फोर्थ जनरेशन जो है वो उनको संभालनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तो इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस वक्त में बहुत सारे नौजवान जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, खासकर पीसी जी या सुरेंद्र जी और बाकी सभी इलाकों के नौजवान मुझे मिलते रहते हैं, साथ चलते रहते हैं। तो इनका भी हम चाहते हैं कि इनको भी पता चले, इनको अवेयर हो। और जो आज इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो समाज है, राइट फ्रॉम कठुआ टू पुंछ, जो दूसरे इलाकों में रहते हैं जिनको मतलब आज तक ये नहीं मालूम, या जो पुराने लोग थे वो चल बसे हैं, या जो नई जनरेशन है उनको ये नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, हमारा मसला क्या है, क्यों मसला हमारा आज तक सेट नहीं हुआ। तो ये सब बातें जो हैं आपकी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जहाँ सरकार को पता चले वहाँ हमारे अपने लोगों को पता चले, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी पता चले। चाहिए। 47 से रेफ्यूजीज जो है वो जुड़े हैं, उस पर रोशनी। जो मैं रिफ्यूजी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली हम रिफ्यूजी नहीं हैं। अच्छा। रिफ्यूजी नहीं है। रिफ्यूजी वो होता है जो दूसरे मुल्क से आता है, यानी कि जैसे हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी की मैं बात करूँगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई, कम्युनल अवार्ड हुआ, तो दो कौमों की थ्योरी के हिसाब से हुआ। वो एक एग्रीमेंट हुआ सरकारों में, लोगों में आपस में उस वक्त जो तंजीमें काम करती थी, और दो कौमों के हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और जो लोग उस बंटवारे के तहत एग्रीमेंट बनने के बाद, अवार्ड कम्युनल अवार्ड आने के बाद जो लोग माइग्रेट हुए जो कम्युनल एलिमेंट्स के ज़माने में, वो चाहते नहीं ये सारा पाकिस्तान में मुकम्मल मुसलमान हो, या हिंदुस्तान वाले तो ऐसा नहीं चाहते, ये सेकुलर कंट्री है। लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे दंगा फसाद जो हुए हैं, वो लोग जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कंट्री थी, तो वहाँ से वो लोग जो आए हिंदुस्तान में आ गए, वो अपने लोग थे, चाहे वो हिंदू थे या सिख थे, उनको हम रिफ्यूजी बोलते थे। क्योंकि पीओजे के जो है ये अरेस्ट वाइज स्टेट का हिस्सा था, हमारा अपना था। जब एक्सेशन हुआ 1947 में, अक्टूबर 47 में, तब वो जो पीओजे के पाकिस्तान के बाद इलीगली ऑक्युपाइड है, वो इधर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा था, जो महाराजा की जो स्टेट है उसका हिस्सा था। इसलिए सरकार जो बनी शेख अब्दुल्ला साहब की प्राइम मिनिस्टर जब वो थे, उन्होंने हमको डिस्प्लेस पर्सन का जो है वो दे दिया कि ये डिस्प्लेस पर्सन 95 के रिफ्यूजी नहीं है। रिफ्यूजी वो जो होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। तो एक्चुअली हम डिस्प्लेस हैं, डिस्प्लेस कम्युनिटी डिस्प्लेस पर्सन है, लेकिन आम भाषा में रिफ्यूजी बोलते हैं। बाकी टेक्निकली जो है या लीगली जो है, जो हमारी जो टर्म जो हमको दी गई है, जो इस्तेमाल की गई है, वो टर्म है डिस्प्लेस पर्सन। लेकिन गुरुदेव जी, इस टर्मिनोलॉजी की वजह से जो रिफ्यूजी टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है, आप कहते हैं वो है नहीं, लेकिन आम भाषा में, आम लोगों में, जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ है वो यही है कि 47 के रिफ्यूजीज है, 65 के रिफ्यूजीज है, 71 के रिफ्यूजीज है, उनको रिफ्यूजीज के नाम से ही बुलाया जाता है। और जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है आप रिफ्यूजीज के लिए, जो बेनिफिट्स के लिए जो बनाती है, वो उन सबको उसमें इंक्लूड तो करती है। देखिए, ये जो बड़ी चालाकी से सरकारों ने ये काम किए हैं हमारे साथ, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। देखा जाए जितने भी हमारी डिस्प्लेस पर्सन की कैटेगरीज हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी उनको एक तरफ छोड़ दी, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर से उनका हमारे को तल्लुक नहीं है। अब जो लोग हम लोग 1947 में हमने माइग्रेट किया हमने, तो जो लोग 18 साल के बाद 65 में माइग्रेट हुए या 75 में माइग्रेट हुए, जो इन दो जंगों के बीच में माइग्रेट हुए, उन लोगों को हमारे साथ इन्होंने मिला दिया। हमारी में कोई सिमिलरिटी नहीं है। हमारे में देखिए, हम जब आए नंगे पाँव आए, और हमें हज़ारों के हिसाब से औरतें महामारी रह गई, बच्चे रह गए, बूढ़े रह गए, भाई आपस में एक दूसरे से जुड़ा हो गए, परिवार बिछड़ गए, सब बिछड़ गए। 50,000 से ज़्यादा आदमी जो है हमारा वहाँ पे मारा गया है जी। औरतों को उठा के ले गए, औरतों के रेप हुए हमारे सामने। तो ये हमको उसी कैटेगरी में रखना जहाँ 65 और 71 की कैटेगरी में जो लोग हैं, जो आर्मी ने उठा के अपनी गाड़ियों में लाए, बाइजत लाए, बाइज उनको वहाँ बैठाया, उनको हमसे ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है मेरे पास, उनकी रिकमेंडेशन है। उनके बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग 18-20 साल या 24 साल पहले बाद में आए, उनको रिहेबिलिटेट बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, और इन बेचारों को कुछ नहीं मिला, 47 वालों को, जिनको करना चाहिए था। तो इसलिए जो रिफ्यूजी हम नहीं हैं, हम डिस्प्लेस पर्सन हैं, उनको भी पीपल में उनको बॉर्डर डिस्प्लेस पर्सन कहते हैं, बॉर्डर के जो कहते हैं।
लेकिन 65 और 71 वालों वालों को बात करते उनको हैं बॉर्डर डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं। बॉर्डर से है। रिफ्यूजी इज नॉट द वर्ड फॉर 65 और 71 के जो लोग रेफ्यूजी हैं, हमारे लिए भी नहीं है, उनके लिए भी नहीं उनके है लिए भी नहीं। कि ये जो कुछ हुआ तो ये रिफ्यूजी है क्या, वर्ड क्या है ये, फिर रिफ्यूजी को वर्ड क्यों जोड़ा गया फिर ये तो ऐसे ही जोड़ दिया ना, ये लीगली जो है, जो किताबों में आता है या पेपर्स में आता है, उसमें डिस्प्ले पर्सन ही आता है। जो ऑर्डर हुआ डिस्प्ले, बाकी डिस्प्ले पर्सन का ऑर्डर हुआ है, रिफ्यूजी का ऑर्डर नहीं हुआ। जो 1950 में जब ये पहला वो निकला ये, तो उन्होंने कहा ये दे डिस्प्लेस पर्सन, क्योंकि अपने इलाके से ये लोग आए हैं। तो रिफ्यूजी वो होता है जो दूसरी कंट्री से आता है, वो रिफ्यूजी को कहलाता जो है। 47 से जो आए हैं उनको रिफ्यूजीज बोला जा सकता है? नहीं, पीओ जगह से जो आए 47 नहीं, वो क्यों पाकिस्तान से आए? नहीं, वो हमारा इलाका है ना, हमारा इलाका था। जो पाकिस्तान से जो आए हैं, जो पाकिस्तान जो कंट्री जो है वहाँ से जो लगे, जैसे जैसे वेस्ट पाकिस्तान के लोग रिफ्यूजी हमारे, वो जो इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, जब देखिए ना उनको रिफ्यूजीज बोला उनको रिफ्यूजी बोला जाता है, उनको बोला उनको जाता जाता है। अच्छा, हमको तो नहीं बोलते हैं। ये एक चीज समझने वाली ये है कि अब सबसे बड़ी बात ये है कि रिफ्यूजीज हमारे देश में, या जो भी आप कह रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये आए कहाँ से, कौन से रास्तों से आए? क्योंकि कई बार हम इस पर जब रिसर्च करते हैं तो बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है इसकी मिलती है। देखिए ये आए कौन से रास्ते से? देखिए, ये जो 1947 के लोग जो पीओजेके से आए, इनके 2-3 रास्ते थे। एक तो जो मुजफ्फराबाद से लोग जो आए, मुजफ्फराबाद से कुछ लोग तो आए जो शहरी इलाकों में रहते थे, मुजफ्फराबाद के शहरी इलाकों में थे, तो वो वाया बारामूला कश्मीर में आ गए, उनके कैंप कश्मीर में, श्रीनगर में लगे उनके। अच्छा। कुछ लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे मुजफ्फराबाद में, जो रूरल कैटेगरी के लोग थे, पहाड़ी जमींदार लोग थे, ये पहाड़ी इलाके में रहते, वो लोग जंगल के रास्ते वो चले गए पुंछ तहसील बाग उस साइड, वो नदी पर था उनको। तो वो इधर आने के बजाय, उनके पास साधन नहीं थे, वो पैदल जो है रातों रात जंगल में कबाड़ियों के साथ लड़ते हुए, मरते हुए कितने लोग बिछड़ गए। वो लोग वाया जो तहसील बाग है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ है वहाँ पे, तो उस रास्ते से वो लोग आए, और हम लोग भी सीधे उस रास्ते से रावलाकोट के इलाके से सब लोग जो है पुंछ जो आएगा, हमारा पुलिस की थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, वहाँ लोग आगे एंटर हुए, वहाँ लोग कैंप लगे। और तीसरा जो था वो मीरपुर के जो लोग थे, वो आगे वाया छम के इस इलाके से वो आ गए, क्योंकि वो उनकी डिस्प्लेसमेंट हमारे से बाद में हुई। ठीक 1 महीने के बाद जब ये हलाक हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को जो एक्सेशन हुआ, अपने हमारे जाने की एक्सीड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके ठीक तकरीबन 25 दिन के बाद वो जो मीरपुर के लोग थे उन पर रेड हुआ, तो वो लोग वाया शम रूट अखनूर इस लोग थे जम्मू में। मतलब पहले मुजफ्फराबाद को टारगेट किया गया कबाड़ियों की तरफ से, और उसके बाद बाकी तो पहला उन पर मुजफ्फराबाद पर टारगेट करना क्या कोई रणनीति थी? रणनीति थी, उनकी रणनीति थी, क्योंकि मुजफ्फराबाद के जो लोग थे ना, वो तो बेसिकली मार्शल लोग थे। अच्छा। मार्शल लोग थे, और दूसरा उनके पास बहुत हथियार भी थे वो। अच्छा। बहुत हथियार, क्योंकि उसमें तकरीबन मैक्सिमम जो थे वो सिख लोग थे, सिख कम्युनिटी के लोग थे, मैक्सिमम 95% सिख कम्युनिटी के लोग थे। तो वो मार्शल किस्म के लोग थे और हथियारबंद भी थे। ये उनको इनको नीचे लगा लेंगे तो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी पहले। अच्छा, पहले इन्फॉर्मेशन, इसलिए उनका जो मैसिव अटैक जो था वो मुजफ्फराबाद के ऊपर था। और मुजफ्फराबाद का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हमारी किसी बरादरी का हुआ तो मुजफ्फराबाद का हुआ। सुनने में गुरुदेव जी ये भी आता है कि जिस तरह आपने कहा कि रिफ्यूजीज वर्ड जो है कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया, और उस समय की सरकारों ने जो है वो कुछ चालबाजी जो है वो की, तो क्या इसमें कोई ऐसे हुक्मरान भी रहे कि जहां पर उन्होंने इस चीज पर जो है मतलब जो करना चाहिए था, जो उनको करना चाहिए था, वो ना कर कुछ और? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि हुक्मरान जितने भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमेशा वैली से आए हैं। तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज बनती रही, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड पॉलिसी थी उनकी, फॉर पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। और जो लोग यहाँ से चले गए पीओजेके छोड़ के, चाहे वो पाकिस्तान चले गए, चाहे पीओजेके में चले गए, तो उनको वो एक्सप्लॉइट करते रहे और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो करते रहे। इसलिए उन्होंने कभी भी कोई इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा लिया नहीं। और सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी रिहेबिलिटेशन में, इस रिहेबिलिटेशन जो डिटेल किया है, वो जो वैली सेंट्रिक सरकारें थी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त सपोर्ट करती थी,
उन्हीं की वजह से जो है हमारा इशू जो डील होते हैं इसको प्रॉपर राइट पर्सपेक्टिव में इसको किसी सरकार ने समझने की कभी कोशिश की नहीं। हम सब गुरुदेव जी, क्या उस समय के हुक्मरान, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, शेख अब्दुल्ला की बात करें, सरदार भाई पटेल की बात करें, जी जो असेशन में जो है जिनका योगदान भी जो रहा, हाँ क्या उनके बस में ये था कि ये जो रिफ्यूजीज का जो यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब कुछ हिंदुस्तान में आ रहे हैं या कुछ पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो उनको रोक सकते थे? उस समय की फौज के पास कुछ ऐसा देखिए तरीका था या मैं हुक्मरानों के पास मैं कोई मैं तरीका जहाँ था? तक देखो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो दो कंट्रीज बनी है, जैसे पहले मैंने अर्ज किया वो एक बाकायदा कम्युनल अवार्ड हुआ, वो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट से हो गए, तो एक एग्रीमेंट के तहत एक अवार्ड हुआ, अवार्ड के तहत लोगों का जो आदान प्रदान हुआ वहाँ पर, उसमें दंगे फसाद हो गए, ऐसी सिचुएशन चलता है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो पीएचजे के लोगों का तलक है, हम्म, हम लोग तो अपनी मर्जी से आए नहीं वहाँ पे। हम्म, हमें मर्जी से तो रात को अटैक हुआ, लोग सोए थे घर में, सोए थे, उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो वो लोग जो है रात को वहाँ से निकल के आए, तो उसमें लोगों का कसूर भी कोई नहीं है, लोगों को तो मालूम ही नहीं था चल वाला। तो वहाँ की जो सरकार जो चाहती उस वक्त, तो सरकार तो वर्चुअली थी ही नहीं। मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट थी वो वेरी वेरी वीक गवर्नमेंट है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो बुजुर्ग बोल रहे थे कि पूरे हमारे उस इलाके में, पुंछ की मैं बात करता हूँ, पुंछ के इलाके में कोई सिर्फ 80 के लगभग जो सोल्जर जो थे वो डिप्लॉय थे। तो जब ये वो कबाली इतना आया, बहुत बड़े हमले आए उनके, तो वो लोग गन्ने छोड़ के भाग गए, और जिनके पास गन थी तो उनके पास कारतूस नहीं थे चलने के लिए। अगर दो चार किसी के पास वो फायर किया वो भी भाग गया। तो वर्चुअली हमें लोग तो उनके हमको शेयर किया गया किसी जैसे डालने वाली शिकार डालने वाली बात, हम तो उनके मुंह में थे, जैसे बर्जी वो हमको चबा जाते, वो चबाया उन्होंने, नुकसान किया, सब कुछ किया हमारा, उन्होंने हमारे देख रेख किया उन्होंने। तो सरकार कोई नहीं सोच सकता। लेकिन उसके बाद की जो 47 के बाद जब हम लोग माइग्रेट करके आ गए, उस वक्त जो सरकारें थी, चाहे यहाँ की थी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, जवाहरलाल नेहरू थी, या जो भी लोग थे, उन लोगों की एक लीगल मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल ये ड्यूटी बनती थी कि जो लोग किसी वजह से, तो अगर वो वहाँ से माइग्रेट कर गए, उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना जो है उनको ये उनकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन जो उन्होंने निभाई नहीं, ना सेंट्रल यहाँ की सरकारों ने निभाई, ना उन्होंने कोई इंटरेस्ट लिया हमारे में। तो बेसिकली बात, अगर हमारी अपनी सरकार ईमानदार उसमें होती, कमी किसकी मानते हैं आप? क्या कोई पॉलिसी ऐसी बनी? क्योंकि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग रह रहे थे और पाकिस्तान से भी कुछ लोग आ रहे थे, तो उनको जमीनें बांटना, उनको उनके हक देना, उनको यहाँ पर रहने देखिए के लिए। मैं इसमें अर्ज करूँ, जब हम लोग आ गए, यहाँ पे कैंप लगे हमारे, तो अब सरकार की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती थी कि इनको कुछ ना कुछ दें ताकि कैंप डिस्पोज हुई अपने अपना काम करेंगे। तो उस वक्त सबसे पहले जो सरकार ने काम करना चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन इनकी होनी चाहिए, जो मुफ्त में काम, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता था। 2-4 ऑफिसर 10 ऑफिसर बैठा देते, तो वो दिन भर के मतलब कैंपों में बैठ के आप कहाँ से आए हो, कितने लोग आए हो, कितने मारेंगे, कितने क्या क्या जायदाद थी। तो उस वक्त हमारे पुराने लोग जो लोग वो जिंदा थे, सब कुछ थे, वो बता देते उनको, और रजिस्ट्रेशन होती कि कितने टोटल कितने लोग जो हैं वो POJ के से माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर में आए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कोई हमारा जो नुकसान हुआ जायदाद का उसका कोई वेरवा इन्होंने नोट नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ये मैं समझूँ कि सरकार की एक धीरे दानिस्ता जो है डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी कि ये लोग बेसिकली, जो मैं 75 साल के तजर्बे के बाद जो मैंने महसूस किया है कि बेसिकली उस वक्त के जो लोग थे उनके जहन में एक बात थी, वो जम्मू कश्मीर को अगर आप 47 से पहले की हिस्ट्री देखें, आप पढ़ें, या उसके बाद उन लोगों के बयान, जो उनके जो बहुत सी पॉलिटिकल असेशन थी, वो उसके बारे में अगर आप मुताया करें गहराई से, तो ये बात स्पष्ट सामने आ जाएगी कि वो लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। अच्छा। और वो समझे कि अगर इस्लामिक स्टेट जो है उसको, उसके लिए मैं एक ऐलान दूंगा अपनी बात को साबित करने के लिए। जो लोग मुजफ्फराबाद से हमारे वहाँ पे आए, उनकी कैंप लगे कश्मीर में लगे। अच्छा। जब कैंप लगे कश्मीर में, तो उस वक्त मिर्ज़ा मोहम्मद साहब जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और शेख साहब जो थे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे। तो वन फाइन मॉर्निंग उनको ये आदेश आ गया कि आपको जम्मू शिफ्ट होना है। अच्छा। हाँ,
तो हज़ारों के साथ फैमिली थी जम्मू शिफ्ट। उन्होंने कहा जी हम जम्मू क्यों जाएंगे, हम तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के रहने वाले हैं, ठीक है हमारा इलाका चलो पीओ जगह में चला गया है, तहसील उड़ी या कुछ बाकी इलाके चले गए हैं, तो हम तो ठंडे इलाके के लोग हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट यही है, हमारी रिश्तेदारी यहाँ पर और रिश्तेदारी है, तो हम जम्मू में कैसे जाएंगे, हमारा तो यहीं रहना बनता है। तो शेख साहब ने अपना मिर्ज़ा मोहम्मद अफसर बेग ने कहा कि देखो भाई आप मेरे कोई समझदार लोग भी हैं जो मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग उजड़ के आए हो, यहाँ रहोगे तो दोबारा उजड़ोगे। अच्छा, ये मिर्जा साहब के अब्दुल बेग साहब के और लफ्ज़ है ये, यहाँ रहोगे तो दोबारा उजड़ोगे। नंबर 2, मतलब आपका कहने का मतलब है जो वहां से वहाँ जो मैं कहना चाहता था कि वो लोग जो थे उनके ज़हन में एक खाका बना हुआ था, एक रूपरेखा बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर को हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है। अगर ये लोग जो मार्शल लोग यहाँ पर रहेंगे ये कल मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे लिए रुकावट पैदा होगी, ज़्यादा फिलहाल इनको जम्मू में शिफ्ट करो। तो उन्होंने जबरदस्ती उनको ज्यादा यही कारण रहा कि जम्मू में रेफ्यूजीज की तादाद जो है आज भी जो देखा जाता है वो ज्यादा है। शादी यही है, सारी कुपवाड़ा में कोई 10-20 फैमिली थी वो भी भाग गई, ये जो 18 है वो भाग छोड़ के आ गई। तो सारी तादाद जो है 99.9% जो है वो जम्मू में है, जम्मू रीजन में है, ठीक है नहीं। तो वो एक तो अगर इस संदर्भ में आप देखते हैं तो ये उनके जहन में ये था कि रूपरेखा थी, ये खाका था कि हमने जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना है इन द ईयर्स टू कम, और ये लोग अगर यहाँ रहेंगे तो इनको हमारे रुकावट डालेंगे, फिलहाल इनको उठा के जम्मू फेंको, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज मेरे को भी ये सुनने में मिली थी कि जो शेख अब्दुल्ला थे, जब उन्होंने इस पर कोई पॉलिसी बनाई तो उन्होंने यहाँ के लोकल्स को जो है पहले जमीन देने की, देखो ना, देखिए ऐसा भी कोई इंसिडेंट है? जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर बने ना, एक वो चट्ठा में यहाँ पर चट्ठा में एक बहुत बड़ा चट्ठा, यहाँ पर भी कैंप लगा था, जितने भी यहाँ पर बैरिक वगैरह थे यहाँ लोग थे हमारे, तो यहाँ पर वो आए थे, लोगों ने कहा उनको ये हमारी ये रिलेशन होनी चाहिए। तो शेख साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो एक मैं तो ज़ाती तौर पर कदर करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और लीडर थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों के हाथों से जो मुसलमान के खून की बू आती है। अच्छा, ये यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल, ये शेख अब्दुल्ला के ये शब्द थे, आप किसी बू आती है, आपके हाथों से मुसलमान के खून की बू आती है। तो फिर लोगों ने कहा कि इसी तरह से मुसलमान के हाथों से हमारे खून की बू आती है। बिल्कुल हैं, लोगों ने कहा कि वो उन्होंने नहीं कहा, वो नहीं कहा कि मुसलमानों के हाथों से, लोगों ने कहा कि सिखों की जो है, लोगों ने कहा कि जो कुछ ये जगह अगर हुआ है तो हमने अपने डिफेंस में किया है, हमारे पास हम तो खाली आते, तो हमने अपने डिफेंस में जो भी कुछ किया होगा। मैं उन लोगों की इंटेंशन की बात करता हूँ, जो मैंने बात कही कि वो इस्लामिक स्टेट को बनाने के लिए वो उन्होंने पहले वहाँ से उठाया, जम्मू में रखा, उसके बाद हमारी जो रिहेबिलिटेशन जब स्टार्ट की उन्होंने 1950 में दिसंबर में ये आर्डर निकाला शेख साहब ने, मैं बताऊंगा ये आर्डर निकाला। अच्छा, ये आर्डर है, ये आर्डर हम साथ में भी जो है इस वीडियो में जरूर लगाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्डर है ये 17 नवंबर 1950 का ये आर्डर है। इसमें वो लिखते हैं, पहले आर्डर में लिखते हैं कि जितनी एवैक्यू प्रॉपर्टी ज़मीन जो है वो मिलनी चाहिए 1947 के पीओजे से जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर ज़मीन किसी और के पास भी है वो भी ज़मीन उससे डिस्पोजस कर दो उसको, और पहला नंबर जो है इसकी ज़मीन को पहले पीओजे से जो है उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ किसी के पास अगर कोई लीज थी, हमारे के ज़माने की किसी ने कोई लीज पे ज़मीन ली थी, वो लीज को छोड़ के बाकी ज़मीन को मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सरकार ने शेख 1950 में आया, 50 में आया, शेख साहब के दफ्तर से ये प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद दूसरा ऑर्डर आ गया, 6 महीने बाद, 6 महीने 14/3/1952 को ऑर्डर आ गया। 6 महीने बाद 1951 में एक और ऑर्डर, उसमें ये लिखते हैं कि सबसे पहले ज़मीन जो है वो लैंडलेस को दो, लैंडलेस को दो, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, चाहे वो जहाँ का रहने वाला लोकल है, लोकल लैंडलेस को है ना। अच्छा, लोकल लैंडलेस को, यहाँ के लोग चले गए थे, अच्छा, पर लोकल लैंडलेस को दो। नंबर 2 उसको दो जिसके पास ज़मीन कम है, उसका गुजारा नहीं होता है, उसको दो। उसके बाद नंबर 3 दो अब 1947 के लोगों को जो उधर से उजड़ के आए उनको तीसरे नंबर पे। ये तो मैं नहीं कह रही, ऑर्डर कहता है। अच्छा, ये उनको मतलब जिनके पास जिनका घर परिवार उजड़ गया सब, जिनको रोटी की जरूरत है, जिनके पेट में रोटी नहीं है, तीसरे नंबर पे, जिनके पास सिर्फ छत नहीं है, आसमान है, नीचे जमीन है, मैं उन लोगों की बात करूँ, उनको तीसरे नंबर पे रखा।
तो बाकी लोगों को ये गुरुदेव जी ये मेन कारण मानते हैं ये ऑर्डर की आज भी रिफ्यूजियों की जो अच्छा, हालत है नहीं जो मैं आपके उधर से ही शुरुआत जो यहाँ से आपने शुरू बात हुई है। पूछी मुझे संदर्भ में जवाब दे रहा हूँ कि जो सरकारें जो थी उनके जहन में ये बात पक्की तरह पक गई थी और मैच्योर हो गई थी कि हमने जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट एक इस्लामिक स्टेट बनाना है हमने, और उसके लिए ये लोग बाधा डाल रहे हैं, लिहाजा इन लोगों को इकोनॉमिकली कमजोर किया जाए ताकि धीरे धीरे ये लोग यहाँ से निकल जाए बाहर, निकल जाए बाहर। नहीं तो आने वाले समय में ये लोग मल्टीप्लाई कई लाखों के हिसाब से बन जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। आपको याद हो जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर असेंबली में बड़ा शोर डाला था कि हमारे बॉर्डर पे जम्मू बॉर्डर में बहुत से लोग आ गए, ये आ गए, तो उसने कहा कि आपके पास है क्या, डाइजेस्टिक हैं सारे, ले लो आप डाइजेस्टिक, यानी कि बाकी सब वही लोग हैं। मैं उनकी इंटेंसिटी की बात करूँ, जो उनके जो वो बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो 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 इनहेरिटेड सोच थी, इनहेरिटेड सोच जो थी जो पीछे से चलती आई शेख साहब के जमाने से, मिर्जा मोहम्मद हसन बेग के जमाने चली आई, वो आज महबूबा मुफ्ती तक भी वही सोच वो चलती रही, वही सोच आज चल रही है, वही सोच आज भी उसी सोच को गुरुदेव जी मानते हैं। रिफ्यूजीज की जो हालत है, जो अपनी मांगे मांगते हैं, आज भी उसी सोच को आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली वही जिम्मेदार, वही सोच है, आज भी वही सोच चल रही है। देखिए ना सरकारों का ये काम, मैंने कई बार कहा चीफ मिनिस्टर साहब को, मैं फारूक साहब जब थे उनसे मेरी कई बार 2-3 बार हुई, मैंने कहा अगर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर अगर ईमानदार हो, मैंने बड़े एजाज में उनको ये बात की, मैं कहा देखो फारूक साहब आपका एक अपना स्टेटस है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, कश्मीर का जो स्टेटस है उसकी वजह से आपका स्टेटस है, इंटरनेशनल स्टेटस है आपका। अगर आप ईमानदार हो, अगर आप भारत सरकार को जाकर कहें कि मैंने इन लोगों को सेटल कर रहा है, ये मेरे लोग हैं और इन लोगों को इतना पैसा चाहिए आप मुझे दे दो, जब तक नहीं दोगे मैं कश्मीर वापस नहीं जाऊँगा, तो मैं कहा कोई सरकार ऐसी नहीं जो आपकी बात ना सुने। मतलब नियत की कमी मानते हैं, नियत की वही मान रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि ये लोग इकोनॉमिकली धीरे धीरे इनको कमजोर करते जाओ ताकि ये लोग खुद ब खुद ही यहाँ से निकले। तो वही हुआ है, आपने वही हुआ, कितने लोग माइग्रेट करके जम्मू से, खासकर जितने हमारे रिफ्यूजी के लोग थे, एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिलती, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, वो हमें नहीं मिली, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं तो इसमें ये अर्ज करूँगा कि जम्मू कश्मीर जो प्रेजेंट है इंडिया के पास, इंडियन साइड ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, इसको अगर किसी ने बचाया तो 1947 के वो जो खाली हाथ लोग वहाँ से लड़के भेज आए, जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आए, अपनी इज्जत की कुर्बानी दे के आए, उन लोगों की वजह से ये जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान के पास है, नहीं तो ये लखनपुर में आज ये बॉर्डर होना था हमारा। ये ठीक है, हमारी जो जितनी कुर्बानी थी इसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं किसी ने किया, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम स्कैटर्ड हो गए, हमारे पास राय नहीं थे, उस समय तो मुश्किलें ये थी कि बसना कैसे पॉलिटिकल कोई नहीं थी, तो हमारी सैक्रिफाइस जो थी दैट वेंट अननोटिस्ड, किसी ने नोटिस नहीं किया, वो कहीं किताबों में लिखा नहीं, डॉक्यूमेंट बना नहीं, उनके कोई फोटोग्राफ नहीं बना, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, और दीदा दानिशता ये बात हमसे की गई, और इसी की सोच की वजह से जो चीज मैंने आपकी बात की है, मैंने ये बात दोनों बार की है, और इसी की वजह जो 75 साल में मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार हमारा ये केस हुआ क्यों नहीं, हमें कहाँ हम गलते या कहाँ सरकारें गलती, तो जो बात सामने उभर के आई वो यही थी कि वो सोच जो उनके जहन में काम कर रही थी 1931 से लेके वही सोच आज भी है। गुरुदेव जी यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो मेरे जहन में आ रहा है कि आपने कहा कि उस समय शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी ये सोच थी कि इस जम्मू कश्मीर को इस्लामिक जो है वो हम स्टेट जो है वो बना दें, क्योंकि उस समय तो कंट्री थी हमारी, तो जम्मू कश्मीर को एक कंट्री के नाम पर बोला जाता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया 65 के बाद जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनने शुरू हो गए और हमारा देश जो है वो केंद्र, जम्मू कश्मीर जो देश था वो चीफ मिनिस्टर बनना शुरू हुआ और चीफ मिनिस्टर की भागदौड़ जो है वो केंद्र सरकार पास जाने शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर की हम पिछले हुक्मरानों को तो इल्जाम दे सकते हैं, क्या ये इल्जाम केंद्र की उन सरकारों पर नहीं जाता कि उनके पास भी कई मेमोरेंडम्स जो गए हैं, जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, जो गवर्नर राज रहा, जो यहाँ पर उसके बाद एलजी शासन भी हमने आज देख लिया है, लेकिन क्या केंद्र सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजीज को? जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास भी मतलब कई बार गया, इंदिरा गांधी के पास कई बार गया, हम पंछी जी जो थे हमारे सीनियर लीडर जो थे उन्होंने कई बार उससे, आपके परिवार का एक बहुत बड़ा नाम है बच्चन सिंह पंछी और उनका इतिहास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अपनी जिम्मेदारी से एस्केप हो नहीं सकते हैं,
उन्होंने कभी इसको ईमानदारी से कभी जम्मू कश्मीर सरकार को कहा ही नहीं, बल्कि वो हम सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहे कि कश्मीर की सरकार जो है ये खुश रहे, जैसे करते हैं ठीक है, इनको सपोर्ट करते मतलब हैं। कश्मीरी अगर खुश रहने वो खुश चाहिए। रहना चाहिए, और उसके लिए किसी को शिकार बनाना तो कोई बात नहीं है। मतलब वो इलेक्शंस में सिर्फ यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, रेफ्यूजीज तो नाम भी नाम रेफ्यूजी हाँ जो है वो डाला गया बस इसीलिए। उसको इस्तेमाल करने के लिए रखा था। बाकी कोई मसला हल करने में ना तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट थी, ये यहाँ के लोग तो थे ही नहीं है, इनकी तो एक ही मैं पार्टी गुरुदेव थी। जी आपके फैमिली का जिस तरह मैंने नाम कहा बच्चन सिंह पंछी जो है बड़ा एक रहा, मैं उनके बारे में भी चाहूंगा कि हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स हैं, उनको इस नाम से भी हम जो है जानकार जरूर कराएं कि बच्चन सिंह पंछी किस तरह से रिफ्यूजीज कह लें या बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्प्लेस्ड पर्सन कह लें, उनकी लड़ाई किस तरह से लड़े। देखो कि मैं कई फोटोग्राफ्स हमने देखे इंदिरा गांधी के अब साथ। मैं असली मुद्दे की तरफ में आता हूँ। आज ऐसे है कि जब लोग हम यहाँ से जब लोग आए तो हमारे बुजुर्गों के जहन में एक ही बात थी कि हम वहाँ से उजड़ के तो आ गए, तो ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से भी उजड़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। तो जो थोड़ी बहुत ज़मीन सरकारों ने दी उस वक्त या कुछ अंग्रेजियों की लीव ग्रांट मिली हमको, तो हमने कहा कि हमारा कोई परमानेंट जो है इसका हल तलाश करे सरकार का। तो सरकार ये हमको कहती रही कि नहीं जी हम तो पीएनजी के वापस लेने वाले हैं, आज लिया कल लिया। ये तो आज भी हम सुनते हैं। आज आपको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा। तो पर्टिकुलरली जब 1965 की वार हुई पाकिस्तान के साथ, तो बहुत से हमारे इलाके जो पाकिस्तान के पास हैं वो ले लिए थे इन्होंने, लेकिन जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसमें वापस चले गए। तब जाके माथा ठनका हमारे लोगों को, जो समझदार लोग थे या दूरंदेश लोग थे, कि भाई ये सरकार तो चालाकी कर रही है, हमारे साथ धोखा फरेब कर रही है। तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें जो लड़ाई जो है इसको अच्छे ढंग से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आने वाले समय में हमारे जनरेशन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तब उन्होंने 1967 अक्टूबर में जो नंगाई साहब गद्दी है उसके बड़े मान साहब मान विजेंद्र सिंह जी, मुजफ्फराबाद से संत गुरबख्श सिंह डन्ना, हमारे जो हिंदू बरादरी से माइग्रेट जो पीओजे के जो लोग थे, उनके जो संत थे वो गोसाई मिला राम जी थे, सुंदर मणि में आज भी गद्दी चलती है, और नैन सुख शास्त्री, बड़े बड़े स्टालवार लोग जो थे, सभी ने मिल बैठ के पहले खुद एक मन बनाया कि हमें इस जदोजहद को सही ढंग से लड़ना है। फिर लोगों को भी साथ लिया लेके, और अक्टूबर 1967 में जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी का गठन हुआ। अच्छा। गठन के बाद उस वक्त क्या था कि बख्शी गुलाम मोहम्मद शेख साहब के जाने के बाद जब बख्शी गुलाम मोहम्मद आए, उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया था सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यहाँ से कुछ लोग जो थे उनसे साइड से लेकर आ रहे, अनपढ़ लोग थे हमारे, आप यहाँ करो 50-60 लोगों को साइन करा के एक चिट्ठी भेजी बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कि 1947 के जो लोग हैं वो पूरी रिहेबिलिटेट हो गए, उनको कोई मसला नहीं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो फिर जब ये हमारी जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये चिट्ठी भेजी किसको उन्होंने? बख्शी गुलाम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो जितने भी डिस्प्लेस्ड पर्सन है वो सब रिहेबिलिटेट रिहेबिलिटेट हो गए, लोगों को कोई मसला नहीं है, इनको फुली हमने रिहेबिलिटेट कर दिया, इनको कोई मसला नहीं है। तो जब हमारे जहन में ये बात आई, लोगों ने कमेटी बनाई, कमेटी बना के बाकायदा हमने एक जदोजहद शुरू की, और 69 में एक बहुत बड़ी एजुकेशन जम्मू में हुई। उस वक्त हमारे इस कमेटी के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो सरदार रंगीर सिंह जी थे, जो फॉरेन मिनिस्टर अब तो नहीं है दुनिया में, तो पंछी जी जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। ये पंछी जी का थोड़ा मैं एक मिनट बैकग्राउंड दूंगा। ये बेसिकली ये प्रजा परिषद में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के साथ काम करते थे, वो प्रजा परिषद जो थी उसके जनरल सेक्रेटरी थे। पंडित जी जो थे वो प्रधान थे, और बजट सिंह पंछी जो थे बड़े 5 ब्रांड जो स्पीकर थे, 2-4 करते, ये आराम से तकरीर करते किसी बोली के ऊपर। तो वहाँ जनरल सेक्रेटरी में सर ये भी सुनते रहे, ध्यान से सुनते रहे, एक आध वक्त तो इन्होंने संभालना। जी जी जी। तो पंडित जी के साथ ये 53 की जो जम्मू में है, एक निशान, एक उदाहरण, एक प्रधान की जो थी एजुकेशन जो थी, उसमें ये जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा अहम रोल इन्होंने अदा किया उसमें। ठीक है। उसमें जब यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शहीद हो गए, जो भी हुए, तो ये प्रजा परिषद से, और फिर बाद में 1966 में ये प्रजा परिषद कन्वर्ट होगी जनसंघ में, जब उसमें कन्वर्ट होगी तो पंछी ने छोड़ दी। तो फिर उन्होंने इस वक्त जो मान साहब जी ने कहा कि आप बड़े सीनियर लोग हो तो काम करते हो, तो बचित्तर सिंह उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आइए। उनके कहने पे उन्होंने ये जम्मू कश्मीर शरणार्थी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनना 1960 में एक्सेप्ट किया। उसके बाद से वो इसी लाइन में चलते रहे। तो
तो मैं ये अर्ज करूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार शेख कश्मीर ने पहली ये की वो 69 में की, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमें तो हमारी तो रिहेबिलिटेशन हुई नहीं अभी, ये झूठ है। जो चिट्ठी बख्शी गुलाम मोहम्मद हाँ, अली जब बशीर अहमद उस वक्त बशीर गुलाम नहीं थे, वो तो मेंबर पार्लियामेंट से उस वक्त। तो उस वक्त तो वो साधु साहब आ गए थे 65 में, उसमें बशीर साहब चले गए 63 में, जो कामराज प्लान बना था उसमें चले गए वो। तो उसके बाद साधु साहब आ गए थे, जो उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को उधर छोड़ कर ये सब बकवास करना चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्होंने बात में मान ली। चलो वो एक अलग इशू है। तो उस एजुकेशन में फिर सरकार ने कहा कि हम आपका केस जो है इसको दोबारा रीओपन करते हैं, इसको दोबारा स्टडी करके हम आपसे बात करते हैं। तो 69 से आगे फिर बच्चन सिंह पंछी जो है वो आगे इस मुद्दे को लेकर चलते रहे, वो चलते रहे। फिर उसके 69 में ये हुई। तो अब 70 में ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा सरकार को कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाया रिफ्यूजीज के लिए, जो वेस्ट पाकिस्तान से आए, लाहौर से आए या सियालकोट से आए या कहीं आया, उनको फाइनली रीएडमिशन करने के लिए, उनको आबाद करने के लिए एक कानून की शक्ल दी उन्होंने, एक एक्ट बनाया उन्होंने, परमानेंट रीसेटलमेंट एक्ट। वो 54 में बना, 54 में गवर्नमेंट इंडिया ने बनाया। उसके कायदे कानून बने, इनको क्या देना है क्या नहीं देना है, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो इम्प्लीमेंट हो गए। अच्छा, वो हो गया। उसके तहत जो रिफ्यूजी दिल्ली में आया था, पाकिस्तान जहाँ से वो आया था, वो सब सेटल हो गया, चाहे पंजाब में था, चाहे राजस्थान में था, चाहे दिल्ली में था। जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देना दे के वंश फॉर ऑल उन्होंने खत्म कर दिया। तो हमने कहा कि वो जो सेटलमेंट एक्ट है, आप उसके तहत हमें हमारी सेटलमेंट कश्मीर में भी करो। हाँ, तो ये कहने नहीं जी हमारे आर्टिकल 370 यहाँ पे है, तो हम उस वजह से नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कहा ठीक है, आर्टिकल 370 की वजह से। हाँ, हमें कहा मत करो, तो आप अपना अपना असेंबली में अपना बना लो, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन है सब अपना यहाँ अपना बनाओ। तो पहले तो उन्होंने मान ली बात, तो बाद में सरकार ने सोचा ये मुश्किल हो गई, अब तो फंस गए अपनी बात में, तो वो इसको आनाकानी करने लगे। जब इसको टाल मटोल की शुरू हुई तो बचन सिंह पंछी जी ने मरण व्रत रख दिया। अच्छा, हाँ, 21 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की। 21 दिन के बाद जाके सरकार ने ये बात एक्सेप्ट की कि हम आपका जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो डिस्प्लेसमेंट पर्सन का है उसको हम बनाएंगे, उसके तहत आपकी हम करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे आपको। तो ठीक, हमने कहा ठीक है। चलो उन्होंने बट खोल दिया, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, शेख अब्दुल्ला इन्वॉल्व हो गया, डॉक्टर करण सिंह इन्वॉल्व हो गए, और मैं थे हमारे MP से और मिनिस्टर भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो उन्होंने बर्तन खोल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा असेंबली में बाकायदा बिल लाया गया। अच्छा, बिल लाया गया कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ 1945 फ्रॉम POJ की, ठीक है, ये उसका नाम था। वो बनाया गया, लाया गया। लेकिन उस वक्त कुछ जो कश्मीर से जो लोग थे उन्हें कहा जी कि जो लोग यहाँ से चले गए उनका क्या होगा जी, उनकी क्या गारंटी है, उनकी जो प्रॉपर्टी आएगी वो कल वापस आएंगे, हमने तो अपना इलाका लेना है पाकिस्तान से बहुत, उनका क्या होगा। तो उस वक्त फिर वो थोड़ी देर के लिए वो टाल मटोल हो गई। फिर जम्मू कश्मीर सरकार ने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इनको सेटल करो, और जो पाकिस्तान से कोई अगर बंदा आ भी गया, फैमिली आ भी गई, जो कानूनी तरीके से आएगी, या कल जैसे हम अपना इलाका वापस लेते हैं, वहाँ के जो लोग आएंगे वो जो सिस्टम बनेगा, जो प्रॉपर्टी क्लेम करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेस पर्सन के पास होगी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जो उस वक्त आएगा उसको हम उसी की कीमत जितनी बनेगी, उस वक्त जो कीमत होगी प्रेवलेंट मार्केट रेट की जो कीमत होगी, उसके बाद हम वो दे देंगे उसको पहले। इधर एक बड़ा सवाल ये होता है, हम अगर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली सीट्स की जब हम बात करते हैं, आज जैसे अभी चुनाव हुए हैं 90 सीटों पर हुए हैं, लेकिन जो रिफ्यूजीज की जो सीट्स जो रिजर्व, जो अमित शाह भी बोलते हैं कि ये 24 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं, तो वो तकरीबन 114 सीटें जो हैं वो बन जाते हैं। आज भी कई रिफ्यूजीज कहते हैं कि उन सीट्स को आप रिलीज करो, वहां पर भी चुनाव करो, वहां पर भी हमारे नुमाइंदे हों, जहां पे हम रिफ्यूजीज की, उन लोगों की बात कर सकें, उनके हक की बात कर सकें। मेरा सवाल ये है कि जहां सरकार ये कहती है कि POJ हमारा अंग है, हमारा हिंदुस्तान का अंग है और हम उसको लेकर रहेंगे, ये हम सुनते तो बड़ी देर से आ रहे हैं, आज भी सुनते आ रहे हैं, आपने खुद कहा कि 75 साल से हम ये सुन रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि आज जो POJ से जो लोग डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आए हैं, कई लोग वो वेल सेटल्ड हैं, अपनी अपनी जमीनें हैं, अपने घर परिवार हैं, परिवार पूरा अच्छी तरह से जो है, क्या वो लोग जब POJ वापस ले लेता है हिंदुस्तान फ्यूचर में, तो क्या वो लोग वहाँ जाएंगे,
वहाँ रहेंगे जाकर? थोड़ा सा आप इस बात को पेंडिंग रखें, आप एक दो मिनट के लिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ। जी जी जी। जब ये 1967 में जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी का गठन हुआ, तो जो मुद्दे हम लेके चले उस वक्त, वो मुद्दों के बाद में फिर उनको जानना क्या मुद्दे थे हमारे, क्या वो रिजॉल्व हुए या नहीं हुए, आज भी रजिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उनको उनकी जानकारी आपको होनी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। उसमें पहला ये था कि हमने कहा कि जो हमारी जायदाद रह गई वहाँ पे, अब सरकार हमको कंपनसेशन दे, नंबर वन। ठीक है। नंबर दो था कि हमारे जो बच्चे हैं इनको रिजर्वेशन जो है इनको मिलनी चाहिए, एकेडमिक रिजर्वेशन। हाँ, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट सर्विस में इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तीसरा जो था हमारा था कि जो हमारी असेंबली की सीट्स हैं वो सरकार हमको रिलीज कर दे, वो हमें रिलीज कर दे, जो आज भी मांग होती है। क्योंकि सीटें तो लोगों के लिए होती हैं, इलाके को तो नहीं, लोग जितने लोग वहाँ से माइग्रेट करके आ गए, सरकार उसका अंदाज़ा लगा ले कितनी 8 सीटें बनती है, 9 बनती है, 10 बनती है, जितनी बनती है वो हमको उस हिसाब से दे दे, ठीक है नहीं। तो हमारी ये 3 मांगे हम लेके चले सकोगे। तो हमारी वो मांगे वहीं की वहीं हैं, आज भी वहीं हैं, वहीं की वहीं हैं। इनकी जब इनकी मर्जी आई, फारूक साहब की मर्जी आई, तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके तो मेंढर बालू को एक सीट मेंढर के लिए 25 में बैगी 24 आ गई। मैं ये बात कहूँगा कि 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर में शेख साहब ने कन्वीन की, जब जम्मू कश्मीर का विधान बनना शुरू हुआ, तो विधान के अंदर इन्होंने 25 सीटें रखी थी पीओजेके के लिए। वो 25 सीटें असेंबली में खाली रहती थी हमेशा, वैकेंट रहती, फ्रीज कर दी। तो राइट फ्रॉम 67 हमने कहा था कि भाई अगर आपने विधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सीटें रखी हैं तो उसका जितना हिस्सा बनता है उन लोगों का जो वहाँ से माइग्रेट करके आए वो तो रिलीज करो कम से कम, लेकिन इन्होंने किया नहीं। लेकिन फारूक साहब को जब एक सीट की जरूरत पड़ी मेंढर के लिए, उन्होंने वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके तो एक सीट और बढ़ा दी, ठीक है जी। तो ये 3 मुद्दे जो तो हमारे हम लेके चले थे, और आज ये मुद्दे वहीं के वहीं है, तीनों मुद्दे वहीं के वहीं के वहीं है। जो कंपनसेशन सरकार का हम नहीं दे पाएंगे आपको, उसकी वजह थी कि वो कहने अगर हम कंपनसेशन देते हैं आपको तो पाकिस्तान का स्टेटस जो है पीओजेके के ऊपर जो नहीं वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हिंदुस्तान ने अपना क्लेम छोड़ दिया और यहाँ से जो लोग हैं उनको सेटल कर दिया, तो वो पाकिस्तान का क्लेम जो है उस पर ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इंडिया का जो हिंदुस्तान पीओजेके लेने की बात करता है वो भी क्लेम जो है वो कम पड़ेगा। देखिए ना 78 में, वो पहले मैं एक्ट की बात कर रहा था, एक्ट जो था वो 71 में असेंबली में पास हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानूनी गारंटी दे दी कि जो वहाँ से वापस आएगा उसको हम रीएप्रेट कर देगा, ठीक है। वो एक्ट हमारा पास हो गया, पास हुए, उसके रूल रेगुलेशन बन गए, 5-6 साल रूल रेगुलेशन बनते रहे, और 77 मई में जो गजट है जम्मू कश्मीर सरकारी गजट उसमें वो पब्लिश हो गया। हमने कहा अब इसको इम्प्लीमेंट करो। जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो जनाब शेख साहब दोबारा स्क्रीन पे आ गए, सामने आ गए। अच्छा। उन्होंने फिर टाल मटोल शुरू कर दिया। जब टाल मटोल शुरू किया तो पंछी जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक पिटीशन दायर कर दी जम्मू कश्मीर शरणार्थी कमेटी की तरफ से। उसको 4-5 MP साइन करते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट को कमेटी बनानी पड़ती है, एक रूल है वहाँ का। वो पार्लियामेंट की कमेटी बनी 1978 में बनवाई उन्होंने। उस कमेटी ने 2 साल डेलिब्रेशन की बात की जम्मू कश्मीर सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ये मुद्दे सारे वहाँ पे सामने आए। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जितने भी उनकी मिनिस्ट्री थी, लीगल मिनिस्ट्री थी या फॉरेन मिनिस्ट्री थी या रीएब्लिशन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने कहा कि हम इनको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड इंडिया ने लिया है पीओजे के ऊपर वो कमज़ोर हो जाएगा इंटरनेशनल फोरम में, यूनाइटेड नेशन में या बाकी जितने लोग। गुरुदेव जी फिर ये तो सवाल ये है कि आज जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो हैं जो अपने हक की बात करते हैं कंपनी जैसे आपने भी की, तो ये तो जब तक पीओजेके हिंदुस्तान ले नहीं लेता तब तक तो ये मुद्दा ही बना हमने कहा उस वक्त भी जो ये कमेटी की रिपोर्ट हुई 78 की वाली कमेटी है, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया नहीं कर सकता ये, तो इसका कोई हल तो उसने निकल जाए ताकि इन लोगों को परेशानी ना हो, ये सेटल हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की, इन्होंने नहीं मानी। अच्छा, क्या रिकमेंडेशंस दी? उन्होंने कहा कि ठीक है, ये ठीक कहते हैं, इनको आप कंपनसेट करो।
पैसा दो उनको। जब सिग्निफिकेंटली मतलब कि कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि इतना अमाउंट दो, ये नहीं कहा उन्होंने। ये उन्होंने कहा कि इनको कंपनसेशन दो, इनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दो, इनको रिजर्वेशन दो, ये सब बातें कही उन्होंने, लेकिन वो कोई बात नहीं। लेकिन वो कंपनसेशन तो दूर की बात है। आज अच्छा। हम देखते हैं कि रिफ्यूजीज कई बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या डिस्प्लेस पर्सन जो भी हैं वो सड़कों पर भी प्रदर्शन करते हैं कि हमारे बच्चों को कॉलेज में जो है वो एक कोटा जो है वो दिया जाए। उसके लिए जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, या सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो तो सरकार ने उतना भी हिस्सा जो है वो रिफ्यूजीज के लिए नहीं रखा मैं देखो, मैं यही कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ तो जो कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है। देखो मैं कंपनसेशन दे ही नहीं सकते थे ना, वो तो दे ही नहीं सकते जब क्लेम खराब हो हमने जाएगा। कहा आप कंपनसेशन मत दीजिए, जहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो आप किसी और शक्ल में दे दीजिए, मैं एग्रीकल्चर लीव दे दीजिए, वो उसी किसी और शक्ल में दो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली आपका स्टैंड जो है वो ठीक रहे और हमारा क्लेम भी वहाँ पे जो है वो भी जिंदा रहे वहाँ पे, ठीक है नहीं। तो हमने वो बात छोड़ दी, हमने कहा हम आपकी बात मानते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। अच्छा गुरुदेव जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा वो जनता को जरूर पता चले। जब रिफ्यूजीज यहाँ पर आए, जो भी डिस्प्लेस पर्सन आए यहाँ से, तो कितनी जमीन उस समय थी जो यहाँ से जो लोग छोड़कर चले गए? कितनी जमीन, आंकड़ा क्या बताता है उस समय की कितनी जमीन थी और कितने जमीन जो है वो लोगों को अलॉट की गई और मालिकाना हक उनको कैसे मिले? वो अपनी ज़मीनें, आज भी हम देखते हैं कई जगह लोग बोलते हैं यार हम अपनी ज़मीन जो है वो नहीं बेच पाते, हमने अपनी बच्ची की शादी करनी है, कुछ हिस्सा ज़मीन का बेच दें ताकि बच्ची की शादी अच्छी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए। तो आंकड़ा क्या कहता है? मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को वो भी जो है वो सब चीज़ें पता चले। देखिए, मैं आंकड़े की बात जो है ना, वो जो सरकारी आंकड़े में वो बात कर रहा हूँ। एक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली पूछे जम्मू कश्मीर सरकार से कि एवैक्यू लैंड कितनी वेकेंट हुई है। इन्होंने कहा जी अप्रॉक्सीमेटली 27 लाख कनाल जमीन, 27 लाख कनाल जमीन एवैक्यूएट हुई है। अच्छा, पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से कुछ लोग चले गए ना, बाकी जगह में चले गए जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक आंकड़ा और लिया जिसमें इन्होंने कहा कि 15,26,851 कनाल जमीन जो है वो वेकेंट हुई है, ठीक है। तो इसी में से जमीन जो है जो लोग आए उनको दी गई, उसी जमीन से दी गई। तो उसी जमीन को हम कस्टोडियन लैंड भी बोलते हैं। 15% जमीन जो है हमको अलॉट हुई। आप देख लीजिए जो 15 लाख का 15% कितना बनता है, 2-2.5 लाख बनेगा, है 2-2.5 लाख। तो बाकी जमीन बनेगा, बाकी जमीन सब अभी अवेलेबल है, आज भी जमीन अवेलेबल है। तो वो देते क्यों नहीं है सरकार? बस यही तो सरकार की बेईमानी है ना। अच्छा, आज भी अवेलेबल है, मतलब उस 15 लाख आज भी 26,000 कह रहे हैं उसमें से 2.5 लाख जमीन में मैं बताऊँ बसाया गया। देखिए ये बड़ा उलझा हुआ मसला है ये। अब अगर एक एक करके सुनेंगे ना फिर आपको आपके सवालों का जवाब ऑटोमेटिक आपको मिलता जाएगा। तो मैं फिर वहाँ पे मैं एक चीज, गुरुदेव जी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। मैं एक चीज व्यूअर से जरूर अपील करना चाहूंगा, ये वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको रिफ्यूजीज का, जिस तरह गुरुदेव जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक एक चीज, सरकार की चालाकियां, सरकार की सोच और सरकार के झूठे वादे, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हो, चाहे वो दिल्ली के तख्त पे केंद्र सरकार पे कान जिनके पास है नहीं, सुनने की ताकत नहीं है और आवाज वो सुनना चाहते हैं या वो सुनना ही नहीं चाहते। हम यहाँ से जितनी मर्जी आवाज उन तक पहुंचा दे, लेकिन वो आवाज सुनना नहीं चाहते। उसी का खामियाजा जो है ये डिस्प्लेस पर्सन जो है वो भुगत रहे हैं। इसलिए वीडियो लंबी जरूर होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अगर आप सच में रिफ्यूजीज के मुद्दे के लिए जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि मुकम्मल जानकारी आपको मिले, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ सच जो है वो रिफ्यूजीज का निकल कर आया है, सरकारों की चालाकियां निकल के आई हैं। तो हर एक कोने तक, जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर एक कोने तक जो है उसको फैलाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यही इल्तिजा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी गुरुदेव जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे दो किस्म की प्रॉब्लम थी। एक तो जो बेसिक मुद्दे जो मैंने आपसे अर्ज किया पहले, जिसमें कॉम्पिटिशन की बात की हमने, शेयरों की बात की हमने, या रिजर्वेशन बच्चों की बात की हमने, उसके अलावा दूसरे मुद्दे क्या थे? जमीन का मुद्दा, मैं वही 15 लाख वाला और 2.5 लाख वाला, वो जितनी जमीन के बाद 15%, इन्होंने खुद का, आपने नहीं कहा, ये इनके हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, जो इन्होंने कमेटी को रिपोर्ट इन राइटिंग में दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये पब्लिश हुई है, पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, यहाँ पर रिकॉर्ड है। ठीक है। तो 15% जमीन जो है हमको इन्होंने लाट की
एवेक्यू लैंड, तो बाकी अलाट की उन्होंने स्टेट लैंड। अब इन्होंने देखिए इनके पास कोई फिगर नहीं थी कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग कितने नहीं आए। तो इन्होंने जब 53-54 में अलॉटमेंट शुरू की, रिहेबिलिटेशन बोर्ड बना, उसके बाद फिर सरकार की अपनी कमेटी बनी, अलॉटमेंट कमेटी बनी, उन्होंने शुरू की उन्होंने। तो उसमें से जो जितनी भी अलॉट हुई हमको 15%, उसमें से 8,000 फैमिली ऐसी थी जिस फैमिली को ज़मीन जो स्केल सरकार ने मंजूर की थी, जैसे मैंने कहा कि 3 मेंबर जो एक फैमिली के थे उनको 16 कनाल, 16 कनाल पानी वाली या 24 कनाल खुशकी। तो जो 3 के ज़्यादा मेंबर थे उनको 32 कनाल पानी वाली या 48 कनाल खुशकी, ठीक है, ये स्केल उन्होंने बनाई थी नॉर्मली। तो इसके हिसाब से उसकी जो अलॉटमेंट जो थी वो हमारी शुरू हुई, वो हो गई। उसके बाद क्या हुआ मैं बता दूंगा आपको मिला क्या। एक जो मसले, एक तो 3 मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे जो आज उसके अलावा क्या मिला, उसके अलावा एक तो जमीन कम मिली ज़्यादा मिली, अलॉटमेंट हुई हमको, इसे हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2, एस्क्रेशिया रिलीफ ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी 1960 में 3500 रुपया पर फैमिली। अच्छा, अब देखिए बेइंसाफी कैसी होती है, 3500 रुपये पर फैमिली। इन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को अलॉटमेंट हो जाए ज़मीन की, उनका यूनिफॉर्म रेट के ऊपर 2500 रुपया पर फैमिली काट दिया। मिसाल के तौर पर, अच्छा, आपके पास अगर 30 कनाल ज़मीन है, आपका 2500 काटा, मेरे पास 20 कनाल ज़मीन है, मेरा भी काट लिया, इसके बाद 10 कनाल है, इसका भी काट लिया। मतलब यूनिफॉर्मली एक ही फ्लैट रेट, एक ही फ्लैट रेट, एक ही यार्ड स्टिक जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका 2500 काट लिया, ठीक है। हमारी कैटेगरी बड़ी थी 2, एक जो जिनको अलॉटमेंट हुई, एक वो लोग थे जो शहर में बस गए, उनको प्लाट मिल गए या क्वार्टर मिल गए, उनका पैसा भी उन्होंने उसी में से काट लिया, ठीक है। अब जो ये काटना सही मानते हैं आप कि जो काटा नहीं 2500 काट लिया उन्होंने, हम जो चिल्लाते रहे, जबरदस्ती काट लिया, जबरदस्ती काट लिया। आप लोग बोलते रहे कि ये काटना क्यों है, अरे एक्सग्राशिया दिया गया तो वो सरकार एक फंड से दे रही है वो तो बात है ना, हमने क्या, वो तो मैं इनकी सरकार की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने पैसे काट लिए। पैसे ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काटे गए या जम्मू कश्मीर की? इन्होंने काटे जी, जम्मू कश्मीर उनकी मर्जी से काटे, उनकी भी इसमें पूरी मर्जी हाँ थी? पूरी थी, मतलब दोनों केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर काटे, ठीक है, वो काट लिया। अब बिल पेशा 1000, जो जिनको जमीन अलॉटमेंट हुई उनको 1000 रुपये बच गया, बच्चे निकल गया, बाकी 1000 रुपया। जब हमारे अलॉटमेंट हुई ना, इन्होंने 500 रुपये का लोन दिया, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। आप उसको टेंट लगा सकते हैं, झुग्गी बना सकते हैं, या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वगैरह खरीद सकते हैं, उसके लिए 500 रुपये दिया और उसका इंटरेस्ट रखा उन्होंने, ठीक है। तो जब ये 60 में ये 3500 की ग्रांट आई, 2500 जमीनों के पैसे काट लिए या क्वार्टर के काट लिए या प्लाट के काट लिए, तो 500 रुपये जो बाकी बचा था उसका इंटरेस्ट बन गया उस वक्त तक, किसी का 600, किसी को 700, किसी को 800, वो 1000 में से बढ़ गया। ये जो हमारे यहाँ लोन लेजर मिलता है ना, आपको लोन लेजर मिलता है, वो लोन लेजर किसी फैमिली को निकलवा के देखो, उसमें लिखा 500 रुपया कर्जा, मतलब जो 1000 रुपया मिलना था वो भी चला गया, वो भी चला गया, अच्छा, ठीक है जी, वो भी चला गया। तो उसके अलावा हमें खर्चा ये था, ये जो बेसिक मुद्दे देखते रहे, हमारा ये था कि यार ये जमीनें हमारी अपनी है या नहीं है, हैं, किसी वक्त ये सरकार ले सकती है। तो हमने एक इस सिलसिले में भी जद्दोजहद की कि ये जमीनें अपने हमारी नाम पे होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है, राइट्स आपके पास, राइट्स हमारे पास होंगे। पहले तो सरकार, जिसको हम कस्टोडियल लैंड कहते हैं, कस्टोडियल लैंड, स्टेट लैंड, दो किस्म की लैंड हुई ना, एक कस्टोडियन हुई, एक स्टेट की कम हुई, कोई 200 और 2.5 लाख के कनाल जमीन थी, वो मैं रेट फिगर दूंगा मैं आपको। तो वो स्टेट लैंड थी, तो जो 15% 5-6 लाख बनती थी वो एवेक्यू लैंड थी। अच्छा। उसके बावजूद 8000 फैमिली जो खुद गवर्नमेंट ने माना, खुद फिगर बना के दी गवर्नमेंट इंडिया को, 8000 फैमिली है जिसको बिलो स्केल से ज़मीन मिली है। अब हमारे पास ज़मीन है, गवर्नमेंट इंडिया पैसे है, हम उनको कॉम्पनसेट कर दें उसके पैसे से, वो अलग इशू बात बता दूँ। तो हमने कहा कि हमें राइट्स मिलनी चाहिए ज़मीन के ऊपर। तो जो ज़मीन थी एवेक्यू लैंड, उसके जो मालकाना दे नहीं सकते थे, इन्होंने वाया मीडिया निकाला कि हम आपको टेनेंसी राइट देते हैं, और एग्री रिफॉर्म एक्ट जो था उसमें सेक्शन 3A उसको इंसर्ट करके तो हमको आपको टेनेंसी राइट दे दिए, जिसके तहत हम ज़मीन बेच सकते हैं, मतलब अपने राइट्स मार्केट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मतलब वो एक मालकाना के बराबरी है, और 50 साल से हम बाकायदा कर सकते हैं।
जो सरकारी ज़मीन थी, गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन थी, उसके ऊपर 254 के तहत एक कैबिनेट ऑर्डर निकला। उनके बाद इनका कार्य, वो भी मैं ऑर्डर काफ़ी बताता हूँ, उसके तहत इन्होंने वो हमें पूरा पूरा माल बना दिया। पिछले 50 साल से हम ये आपने कहा कि 254C पर आपको मालिक बना दिया। तो ये फिर आज मुद्दा क्यों होता है कि अच्छा, ये आज जो है 254C का जो है मालिकाना हक जब मिल गया। जब ये फिर जो आज ये बात बोली जा रही है, ये गलत बात बोली जा रही है। गलत हो रही है। जब मैं हक तो पहले से ही आप मैंने पहले से ही थे। मैंने 2-2.5 साल इसी कुछ बड़ा काम किया। ये जो गवर्नमेंट ने बंद किया ना, ये मैंने पूरी सी छानबीन एक सवाल में गुरुदेव जी यहाँ मैं माफी चाहूंगा आपसे। तो ये जो आज ये बोला जा रहा है कि 254C के मालिकाना हक जो है वो कई सालों बाद जो है वो डिस्प्लेस पर्सन को या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी या जो भी डिस्प्लेस पर्सन है, उसको बोल रहा हूँ, जो भी डिस्प्लेस पर्सन है उनको दिए गए, क्या वो किसी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए ये बयान बोले जा रहे हैं आज की डेट में? नहीं, इन्होंने वर्चुअली बंद किया है। मान लो जी, कई लोगों ने जो 254 की जमीन थी ना, जमीन थी, तो वो मगर मैंने आपको देनी है या किसी और ने बेचनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी इन्होंने, बंद कर दी ने। तो बंद कर दी, हमने कहा कि ये आपने प्रॉपर्टी राइट दिया हमको पूरे। जब एक चीज सरकार ने हमको दे दी, अब 50 साल के बाद आप उसको बंद कैसे कर सकते हैं? 50 साल से हमको राइट। ये कुछ देर के लिए एक आईएएस अफसर, मुझे याद है ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये आईएएस अफसर थे, उन्होंने ये जो राइट्स जो है बंद किए थे। देखो मैं अर्ज करूँ आपको, जब मैंने इसकी डिटेल में तह में गया ना, तो किसी का कोई ऐसा ऑर्डर सरकार का था ही नहीं। अच्छा, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च था, कोई ऑर्डर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑर्डर मैंने राइटिंग न्यूज से लिया बाकायदा। अच्छा, मैंने कहा मुझे बताओ वो ऑर्डर की कॉपी जिसके तहत आपने ये बंद किया ये बंद किया है। क्योंकि 254C जो ऑर्डर जो है वो कैबिनेट ऑर्डर है, और वो जो एग्री रिफॉर्म एक्ट है उसके शेड्यूल 2 में मेंशन हो गया है। अच्छा, ये मतलब उसकी लेजिस्लेशन हो गई है। जब लेजिस्लेशन हो जाए किसी की, शेड्यूल जब शेड्यूल में आ गया तो ऑटोमेटिक लेजिस्लेशन हो गई, तो फिर उसको पार्लियामेंट कर सकती है, या तो बिल लाना पड़ेगा, गवर्नर को पावर नहीं है। वो तो बिल लाना पड़ेगा। तो मैंने आरटीआई लगाई, एक बार लगाई, 2 बार लगाई, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने कोई ऑर्डर ऐसा नहीं निकाला था। और मैंने कहा क्लैरिफिकेशन दो। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि जो 254C जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऑर्डर है, और इनको ये कंसेशन मिली है, ये जो चाहे अपनी जमीन के साथ करें, चाहे भेजिए बनाए, जो मर्जी करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये गलत चीज जो है वो डाली गई, हुआ गया, 254C के पहले मालिकाना हक नहीं थे। अब हुआ गया, जो IGR रजिस्ट्रेशन है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनके पास उसके कान में किसने कहा, तो उन्होंने जुबानी ये बंद हो गया। अच्छा, जब हमने शो डाला, उन्होंने लिखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन, हमने कहा उनको लिखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन लो उनसे, हमें मालूम था कि वो हमारे हक में देंगे, वो कर ही सकते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन दी कि जो 254 ऑर्डर कैबिनेट ऑर्डर है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इन लोगों के लिए नहीं है, ये फुल फ्लेज प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और ये 50 साल से बेचते आ रहे हैं, इनको ये आगे भी कर सकते हैं कोई। अब IGR ने क्या किया, वो लेटर उठाया, चिट्ठी लिख दी लॉ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लॉ को लिखी, लॉ सेक्रेटरी को लिखी। तो मैं पर्सनली लॉ सेक्रेटरी के बाद हमारे यहाँ से सेक्रेटरी जी 2-3 बार मिला, वो भी रिफ्यूजी हमारे, उनको भी कहा, तो वो मुस्कुरा करने लगे, नहीं फिक्र मत करो, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने सिर से बला टाल दी और एडवोकेट जनरल को भेज दिया। अच्छा, एडवोकेट जनरल साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, वो कहते हैं मेरी राय में ये जो ज़मीन हमको अलॉटमेंट को दी थी, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए थी, कि ये एग्रीकल्चर ज़मीन को उसकी कल्टीवेशन करें और अपने बच्चों को परवरिश करें, हैं। तो मैंने उससे अच्छा मुझे अपॉइंटमेंट दी नहीं उन्होंने, तो मैं लॉ सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा देखो किसी की राय जो है वो लॉ नहीं होती है, चाहे वो एडवोकेट जनरल या कोई हो, ठीक है नहीं, राय तो राय है। तो ये तो कानून बना है, इसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो वो ये चलता रहा ये। तो वो राय उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उठा के IGR को भेजी, यूँ भी चलते। जब काफ़ी जोर पड़ गया तो फिर दोबारा उसने अपनी ओपिनियन दी। किसने? मैंने फिर क्या किया कि जो IGR था, मैं इसको RTI लगाई, RTI लगाई, मुझे जवाब दो कि कौन से ऑर्डर के तहत आपने ये बंद किया, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो एडवोकेट जनरल की राय है, क्या ये लेजिस्लेशन से ज़्यादा है या ये इसकी राय कानून है? अब उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने लेटर उठाया तो भेज दिया CIC वालों को, जब CIC को कॉल जाए तो कोई इसकी चिट्ठी आ गई IGR को, ये पढ़ गया। इसने मुझे कॉल किया, चिट्ठी से मुझे चिट्ठी आई कि आप मुझसे न रहो। मैंने सेना नहीं आऊँगा मैं, कह रहा आप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आओ इधर
डीसी ऑफिस के पास तो अपना अफसर ना एडिशनल एडवोकेट जनरल का IGR का, तो वहाँ से मुझे इन राइटिंग उन्होंने कहा कि आप वहाँ, मैं वहाँ पर गया, मेरे के साथ वहाँ पर बात की, कहना सर साहब बात ये है, आप ऐसा करो, आप अपना केस विड्रॉ कर लो, तो मैं कुछ दिनों के अंदर जो है मैं आपको ये क्लियर करा दूँगा। मैंने कहा ठीक है यार, झगड़ा के हमने क्या, हमें तो मतलब यही है। तो मैंने उसी वक्त नेक्स्ट डे इन राइटिंग जो था उन्हें मैंने उसको अप्लाई कर दिया CIC को, तो मैं अपना जो है केस विड्रॉ कर दूँ कि सिंस ही हैज एश्योर्ड ऑन द मैटर कि हमें ये हो जाएगा, तो मैं उसकी कॉपी मैंने इसको दे दी, उसको कर दिया। तो ठीक उसने भी 5-7 दिन के बाद फिर जुबानी कहा, वो जो सेकंड ओपिनियन थी ना इसकी एडवोकेट जनरल की, कि मैंने दोबारा इसको रिव्यू किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है ये कर सकते हैं, ये जैसे पहले चल रहा था वैसे ही कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी उन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला, इसने वही राय जो है अपने आगे भेजी। अब क्या हो रहा है, कठुआ में जो रजिस्ट्रेशन हो रही है जम्मू में बंद है, जम्मू बंद है। ये मुद्दा आज भी जो बना हुआ है, आज मुद्दा वही है, किसी आज शुरू हो, किसी बंद हो गया, आज तो मुद्दा वही हुआ। जो आपने केस विड्रॉ, जो आपने केस विड्रॉ किया, वही मुद्दा आज बना वही बना हुआ। आज मैं ये कहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो थी, एक तो ये थी कि जो राइट्स जमीनों के हमारे आए थे वो हमें मिलने चाहिए, ठीक है, या जो बाकी प्रॉपर्टी है या जहाँ हम लोग रहते हैं, जो हमारी कॉलोनी है या हमारे घर के नीचे। देखिए अजीब बात देखिए, जब हमारी कॉलोनी बनी तो एक फैमिली के पास कितनी जमीन है मकान बनाने के लिए, 5 मरले 7 मरले 10 मरले, हाँ किसी के पास बड़ा कोई चलाक था या ज़्यादा कोई सोच था, उसके किनार से भी ज़्यादा होगी, वो ज़मीन वैक्यू लैंड आज भी उन लोगों के नाम पे है, आज भी उन लोगों पे है। हमने करोड़ रुपये का घर बना लिया, जमीन उनके नाम पे है, मैं घर बेच नहीं सकता हूँ, मैं वो लोन ले नहीं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आज हमारे लिए वो मसला बना। देखिए बड़ी मामूली बात, हमने कहा यार आपने जो अलाटेड जमीन हमें दी उसके ऊपर ऑक्यूपेंसी राइट दे दिया हमको, हम वो राइट 50 साल से बेच रहे हैं, ठीक है, जहाँ स्टेट लैंड को उसको क्यों आप हटा रहे हो? तो मैंने कहा अगर हम कर रहे हैं तो जो घर के नीचे जमीन है इसको आप क्यों नहीं रेगुलाइज करते हो, आपको मालिकाना हक दे देने चाहिए, जब आज तक वो नहीं कर रहे। तो ये जो जमीनों के दो राइट लिए हमने, दूसरे या दफा 3 के जो ऑक्यूपेंसी राइट है, ये हमने बड़ी लड़ाई के लिए। अब यहाँ को अब क्या हुआ, अगस्त महीने में एक ऑर्डर निकाल दिया, ये इलेक्शन के ठीक जिस दिन इलेक्शन 16 अगस्त निकला था ये, उसमें क्या करते हैं कि हमने इनको ये मार्काना दे दी, बिल्कुल वो इलेक्शन में फायदा लेने के लिए किया। अब उसमें क्या है, मैंने कहा यार हमने तो मांगे ही नहीं मार्काना, हमने तो 78 में छोड़ दिए, 22 जो भी 46 साल पहले हमने छोड़ दिए कि हमारे को नहीं चाहिए, हमारा काम चल रहा है, जो जमीन हमारे पास है वो हमारी मालिक है, मैंने बेच बटा उसी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग आपको राइट हम राइट बेच रहे हैं, हमने राइट एंजॉय कर रहे हैं, स्टेट लैंड के ऊपर भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, हमें मांगा ही नहीं, आप कौन सा राइट दे रहे हो हमें। साथ में कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी कि आप जमीन सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, जो एक तरफ एग्रीकल्चर कल्टीवेट के लिए बनाते हैं, एक सिर्फ मालिक बना रहे हैं, दूसरे दिन कह रहे हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो, बेच नहीं सकते आप, मॉर्गेज नहीं कर सकते, कुछ वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक सियासी दाव समझते हैं ना। प्रॉब्लम तो हमारे लिए क्रिएट हो गई ना, वो तो ठीक है। तो मैंने प्रेस प्रकार ये मेरे साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैंने बड़ी लंबी छोड़ी, उसके बाद थोड़ा मसला सरकार थोड़ी थम गई। तो दूसरा ने कहा कि जो लोग जिनकी अलॉटमेंट म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, जब हमको अलॉटमेंट हुई तो म्यूनसिपल लिमिट थी, जो पुराना पुल था लोहे वाला शहर में देखा या नहीं देखा, वहाँ तक लिमिट थी, आज लिमिट चल के 20 किलोमीटर आगे हमारे लोगों की जमीन सब जगह अलॉटमेंट इलाका, मर्द तक ये सारा इलाका जितना हमारा, तो आज मतलब है जो राइट्स हमको मिले थे, ऑक्यूपेंसी राइट मिले थे या वो भी हटा दिए, वो भी हटा दिए। तो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आज जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास कोई राइट नहीं है, वो कोई मॉर्गेज नहीं कर सकते, उस लेटर के तहत, ऑर्डर के तहत कुछ नहीं कर सकते, जब करेंगे वो। तो ये ऑर्डर, क्योंकि आपने गुरुदेव जी एक बड़ी अहम चीज कही कि उस जो भी ऑक्यूपेंट टेंडेंसी जो थी वो लेजिस्लेशन बनी हुई थी, उस ऑर्डर को, लेजिस्लेशन ऑर्डर को वो किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते थे? नहीं कर सकते ना, ये कैसे किया है इन्होंने? ये अपनी मर्जी मतलब उनकी लाठी उसकी बहस, जो जिसकी लाठी उसकी बहस, जो मर्जी कर दे, कौन लेजिस्लेशन देखता है यहाँ पर? ये केंद्र सरकार की गलती मानते हैं इसमें? सभी शामिल हैं,
सभी शामिल। अब ये सरकारी केंद्र की है ना, हुकूमत तो केंद्र की है, ये तो नुमाइंदा है केंद्र का। तो ये फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है रेफ्यूजियों को या नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो ये रही है? मैं देखो मेजॉरिटी ऑफ दी लोगों को ये उनके जहन में बात बिठाने की कि ये सरकार जो है ये उन लोगों के खिलाफ है, उनका राइट यहाँ खत्म कर दिया हमने। जैसे मंगल मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, बाकी ये चल रहा है, एज पॉलिटिकल बात है, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें यही एक बात थी कि ये इलेक्शन का दौर है, लोग कहेंगे भाई उनका राइट जो लोग चले गए फैलाई भी गई जो बात, वो राइट खत्म हो गए, हमने इनको सब कुछ दे दिया, ये कर दिया, हमारे लोग भी वोटे मिल जाएंगे, अपने हमारे लोग को समझी कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, तो एक अब एक्सप्लेनेशन थी गुरदेव जी, अब एक बड़ा मुद्दा जो पब्लिक डोमेन में जो आम रेफ्यूजीज के माइंड में जो रहता है, जो रेफ्यूजी नहीं भी है उसके माइंड में भी ये रहता है यार कि 25 लाख रुपए जो है वो मिलना था। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जो है वो 25 से 30 लाख रुपए का अमाउंट जो फिक्स किया था, लेकिन जब केंद्र सरकार भाजपा की आती है तो 5-5.5 लाख रुपया जो कुछ मिलता है। इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से मिलने से 6 बार मौका मिला है। पहले 3 बार तो जब मिले तो ऐसे आई यूनियन जैसे वो मिलते हैं, डेलीगेशन को मिलते हैं, तो जब अब 3-4 बार किसी प्रधानमंत्री को मिले या किसी भी आदमी को मिलेंगे तो फिर उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात है यार इतने बार मेरे पास लोग हैं, तो मैं डिटेल से इनसे पूछूं तो सही कि भाई क्या बात है। तो जब वो चौथी बार मैंने उनको मिला, जम्मू में मिला, यहाँ पे राजभवन में, तो गवर्नर वोरा साहब थे, तो वोरा साहब को कहने लगे कि आप इनको ना ड्राइंग रूम में बैठाओ, तो मैं इस डेलीगेशन में सबसे बाद में बात कर रहा हूँ। 3-4 डेलीगेशन होते जय हमारा हुकूमत का था, एक कोई पीडीपी वालों का था, ऐसे कुछ थे, उनको मिल के तो प्राइम मिनिस्टर आ गए वहाँ पर हमारे पास, तो फिर जैसे यहाँ बैठे मैं वहाँ बैठे, बाकी लोग बैठे, फिर उन्होंने डिटेल 25 मिनट हमारे साथ बात की। तो मैंने उनको कहा कि मैं जी आप कम से कम कोई ऐसी एजुकेशन रिलीफ ग्रांट दीजिए, हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन दीजिए, ये दीजिए वो ये, ताकि हम कुछ ना कुछ तो कर सकें। गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है, ये मैंने रिपोर्ट देखा ही उनको सारी, ये प्रॉब्लम है, तो हम मानते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है, अब इसमें उलझना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें कोई अल्टरनेटिव जो है, तो अल्टरनेटिव यही है, एक माकूल जो है, एक रीजनेबल एजुकेशन रिलीफ ग्रांट जो है सरकार हमको दे दे और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे दे या सीटें हमारी दे दें, तो हम तकरीबन अपनी नुमाइंदगी तो कर सके, ये हमारी से बात हुई। तो वो मुझे कहने लगे कि बात ये है कि आप सरकार पे जोर डालो, ये सरकार जो, मैंने कहा जी बात ये है कि सरकार पे जो आपकी मौजूदा सरकार है, ये उम्र सरकार थी, अच्छा, ये 2013 की बात है, एनसी और जो कांग्रेस की सरकार 2012 की बात है ना, 2012 की बात ठीक मैं कर रहा हूँ, 2012 की बात ठीक है। तो मैंने कहा जी देखिए अब जोर डालने में डॉक्टर साहब मेरे हमारी जो है अब इतनी ताकत मेरी, मैं हम लोग स्कैटर्ड हैं, जो लोग जल्दिया करने वाले लोग चले गए हैं, बच्चे हमारे एम्प्लॉयमेंट उनको मिलनी, वो वहाँ से बाहर चले गए, तो मैं हमारे लिए स्कैटर्ड हो गए, हमारे लिए जल्दियात करनी बड़ी मुश्किल। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि आप अगर हमारी बात से कन्विंस हैं तो आपकी सरकार जो कोलिशन में बैठी है आप उनको कहें तो ये बात बन सकती है। जैसे मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना पैसा आप मांगते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन सरकार को प्रपोजल बना के भेजे। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी पार्टी को कहें, फिर उन्होंने अपनी पार्टी वालों को बोला यार कोई इनके लिए वो प्रपोजल बना के भेजे, अगले 2 साल के बाद इलेक्शन भी थी। तो अब जब इन्होंने प्रपोजल बनाया तो जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो थे क्या रियासी नहीं, नवंबर के बाद में आया, 12 में, हाँ 12 की बात कर रहा हूँ, उसमें ये आजिब इमरान खान लड़के थे ना, नाम बोलते उसका, वो कांग्रेस में थे, वो थे रेवेन्यू मिनिस्टर, तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, तो पहले वो प्रपोजल बना लिया, तो जब मैंने पता चला कि ये प्रपोजल बनाया उन्होंने, तो उन्होंने 25 लाख बोला, तो मैंने उनसे मीटिंग रखवाई। मीटिंग में मैंने कहा जी आप मुझे ये बताओ ये 25 लाख रुपया आपने कैसे कैलकुलेट किया, नंबर 1, 2 छम वालों के लिए, कचरे वालों को, पहने वालों के लिए 25 लाख, हमारे लिए 25 लाख, क्या हमारा और उनका नुकसान बराबर है? मैं एक आदमी को गोली लगती है टांग में, वो ठीक हो जाता है, उसको सरकार थोड़ा बहुत पैसा देती है, एक मर जाता है, मैं दोनों बराबर कहता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मैं फिर आपने कैसे किया, कहते यार हमें जैसे वो बोलते हैं हमने वैसे ही किया, मैंने नहीं लगता ये। दूसरा आप सब कुछ आपने डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिजर्वेशन वो दे, सब कुछ वो दे, तो मैं अब तो यहाँ के रहने वाले हैं, क्या हमारे यहाँ को राइट नहीं बनता जम्मू कश्मीर करना, कहते बनता है, कहते ये अमरुदुल्ला नहीं मानेगा, मैं ये वो माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से जो प्रपोजल जाए उसमें बाकायदा ये फर्क होना चाहिए। आप 65 और 70 को 50 लाख दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी है,
लेकिन 47 वालों का नुकसान ज़्यादा है, इनका अपर ऐड है, इनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन वो हुआ नहीं। नंबर 2 रिजर्वेशन हमें यहाँ क्यों ना मिले, क्या हम यहाँ देने वाले नहीं है? तो ये सारी बातें तो कहना यार मैं तो कर दूंगा, लेकिन वो नहीं मानेगा। हमने कहा ठीक है आप करो। उन्होंने अकॉर्डिंगली वो 30 लाख का प्रपोज रखा, 30 लाख वाला और 25 लाख वाला, दो रखे हुए। सफारी है उनके लिए 30 लाख और उनके लिए 65-71 के लिए 25 लाख वो प्रपोजल भेजा। अब क्या बदमाशी कहाँ से हुई? देखो जो मैंने सोच बताई ना, सोच आज भी चलती है कहीं नहीं, कश्मीरी सेंट्रिक। अब देखो अगर वो प्रपोजल इन टाइम चला जाता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी जो कमिटमेंट की थी हमको, तो हमारा काम 25 लाख में हो जाता, या जितना भी मिल रहा उसमें हो जाता। इन्होंने प्रपोजल कब भेजा? अक्टूबर 2014 को, 20 अक्टूबर 2014 को प्रपोजल भेजा। तो नवंबर में इलेक्शन अगली सरकार पर छोड़ दिया। छोड़ दिया। जब वो प्रपोजल गया दिल्ली में, वहाँ वाजपेयी अपने मोदी साहब आ गए थे, मई 14 में ये आ गए, ठीक है नहीं? जब प्रपोजल वहाँ पर गया, उन्होंने एज इट इज प्रपोजल को 7 अक्टूबर को ना 7 नवंबर को, 14 नवंबर इलेक्शन थी, 7 नवंबर को प्रपोजल भेज दिया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दी नहीं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद 2013 को भेजा होगा। नहीं एग्जैक्ट 2000 मैं बताओ हमारे पास 2014 में भेजा। मई में 20 अक्टूबर में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, और मई में बन गए थे ना, यही तो मैं कहता हूँ। अच्छा। अगर ये प्रपोजल 14 के बनाए 13 में भेजा तो हमारा काम हो गया, आपका काम हो गया। तो ये चालाकी जो है उस समय भी हुई। इन्होंने भेजा 20 अक्टूबर 2014, एग्जैक्ट 20 अक्टूबर को भेजा, 2014 को भेजा। अच्छा, ठीक है। तो 7 नवंबर को वापस आ गया, तो 16 नवंबर को इलेक्शन थी यहाँ पे, 2014 में इलेक्शन हमारी जम्मू कश्मीर की। ठीक है। अब वापस आ गया। अब देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब देखिए वही लगाया, उनका ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, ये 25 लाख का, फिर ये इनका नुकसान बराबर है क्या? 71 का बाल का इनका तो जो 5.5 लाख रुपए की किस्त आई वो अलग बात है, वो बाद में बोलेगा। तो ये सारी बातें वहाँ पर। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बात कमाल की 2012 में जब मिले, उन्हें एक कमेटी बना दी, पार्लियामेंट्री कमेटी में, गैर पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी। अच्छा। उसने कहा कि वो स्टडी करेगी आपका। तो जब कमेटी बढ़ी तो हम उनको भी मिले, अपनी बात बताई, तो उन्होंने वो 30 लाख रुपए वाली फिगर जो थी वो ले ली, अलॉट कर 30 लाख रुपये मिलना चाहिए। अच्छा, अब 14 में जो प्रपोजल 25 लाख वो वापस आ गया। दिसंबर 14 में पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट देती मोदी सरकार को, दोनों हाउसेज में आ गई, लोकसभा और राज्यसभा में आ गई। उन्होंने ना उसको एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, उसको ऐसे ही वहाँ पे रखा, विदाउट कर दिया। वो वहीं की वहीं है। अब वहाँ से बात शुरू हो गई 30 लाख की। अच्छा, उसकी वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन मैं सबसे अच्छी मानता हूँ। बड़ी कमेटियाँ बनी इस दौरान में 50-60 सालों में, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो कमाल की थी। उसने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने बराबर कर, सभी कैटेगरी को बराबर कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा 30 लाख लोगों को इमीडिएटली एज एस्पिरेशन लिफ्टेड द पीओजे लिबरेटेड फ्रॉम द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब वो होएगा वो बाकी बाद में करेंगे, लेकिन एस्पिरेशन लिफ्टेड को 30 लाख का दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हमने कहा यार इस 75 सालों में बेबहाक कैटेगरी बनी, लेकिन 47 के बच्चों का क्या कसूर है भाई? उनको किसी कैटेगरी में खाते में नहीं डाला आपने, तो इनको रिजर्वेशन दो। अगर कश्मीरी माइग्रेंट जो है, मैं बोल रही ये कर रहा हूँ, वो चिरंगू मेरे पास यहाँ है सर, मेरे पास बैठा, वो कह रहे मिल के काम पे, मैं ना चिरंगू, हाँ, मैंने कहा हमारा आपका जो मिलता नहीं है आपस में, ये सर मिलता नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी जो हमारी कुछ हो रहा है, जो मशीद पे हमने उठाई, जितनी कुर्बानी हमने की, जितना हमने, आपका तो कुछ भी नहीं हुआ, आप तो सब कुछ प्रॉपर्टी लेके वहाँ से जम्मू में आ गए। आपके तो सिर्फ 1.5 लाख लोग थे, लेकिन रेफ्यूजी जो है वो मैं क्या आपका बंदा मरा हुआ ज्यादा 80, कश्मीर के अंदर ये 100 मरा होगा ये पिछले 30-35 सालों में, तो मैं बाकी कम्युनिटी जो रहती है उनके इससे भी ज्यादा मर गए। हमारा तो मैं 50,000 बंदा शहीद खत्म हो गया, ओवरनाइट वीक हो गया। जेनोसाइड तो हमारी हुई है, आपकी क्या हुई जेनोसाइड? तो मैंने कहा अगर कश्मीरियों को सरकार जो मर्जी दे, हमें कोई जेलसी नहीं है उससे, लेकिन कहते हैं अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो अपनी मर्जी से आए हैं या डर के आए हैं, सरकार वहाँ पर बैठी है, फौज हिंदुस्तान की वहाँ पर बैठी है, गवर्नर पावर वहाँ पर बैठा है, उनकी नाक के नीचे से ये लोग के आ रहे हैं, उनकी मर्जी से आ रहे हैं, तो उनको आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे रहे हैं,
सब कुछ दे रहे, 47 वालों का क्या कसूर है? वही है कि उस समय की भी केंद्र सरकार चाहती थी कि कश्मीर खुश रहे, अच्छा, तो आज भी तो वही मनमोहन सिंह जी रणनीति ने जो अपना रही है मैं सरकार। कमेटी, मनमोहन सिंह ने जो कमेटी बनाई थी, जो जिसकी रिपोर्ट दिसंबर 14 में आई, जिसे 30 लाख का, उसने अच्छी रिकमेंडेशन दी है कि आप इनको 30 लाख इमीडिएटली दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, और दूसरा इनको आप इनके बच्चों को रेजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे, और इनकी सीटें जो हैं वो भी इनको अलॉटमेंट दी जाए, बिसाइड द रिकमेंडेशन छोटी बातें। तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो उसने ली, मोदी जी ने ली और वहीं पर रख दी। अब वहाँ पे जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, जिनको हम लोगों ने वोटें नहीं सब कुछ देती है, अब इनका ड्यूटी बनती है। अब बड़ी बार कहा इनको, जब मैं कहा आप हमारे नुमाइंदे हैं, मैं बात करूंगा तो वो सुनेंगे तो कौन से निकाल देंगे। जब एक मेंबर पार्लियामेंट बात करेगा, या प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा या होम मिनिस्टर के पास जाएगा, वहाँ का ये मसला है जी, आप इसको हल करो, तो वो करे। अब देखो ये जो 5.5 लाख वाली बात आपने कही, देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज बनाया था जम्मू कश्मीर के लिए 2015 में, अब क्योंकि किसी वक्त मैं खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं राजनाथ सिंह जी जब ये थे ना यहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, 2007-8 की बात है, तो मुझे जम्मू में इनसे मिलने का मौका मिला मेरे को। जम्मू उस वक्त ये नेशनल प्रेसिडेंट कोई भारतीय जनता पार्टी को मोहन नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये इनको मिल लेते हैं। तो मैं इनको मिला, गेस्ट हाउस में जाके मिला, तो काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी बात हुई, तो कहने जी आपका केस बड़ा जेन्युइन केस है, हमारी तो सरकार नहीं है, लेकिन मैं कल मेरे प्रेस ग्राउंड मेरा जलसा, मैं वहाँ बात शुरू करूँगा, और की हूँ मैं, लेकिन जब कभी हमारी गवर्नमेंट आई तो हम आपके मसले को इम्पोर्टेंस देंगे। आप एक काम करिए कि दिल्ली में आ जाओ, प्रकाश जावड़ेकर हमारे वो भी साथ थे, तो आप इनको सारा मटीरियल जो है दिल्ली में आके इसके हवाले कर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जितना मटीरियल मेरे पास थी, जितनी रिपोर्टें थी, उनकी कापियाँ सब मटीरियल ऑर्डर चीज़ें में इतना प्रबंधा बना के मेरे साथ एक बंदे हो गया, दो जाके वो अशोका रोड में इनका ऑफिस उस वक्त दिया, तो दीनदयाल उपाध्याय रोड में, तो मैंने जाके प्रकाश जावड़ेकर जी को सारा बना दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके जहन में कोई बात रही होगी कि जब ये 2015 में जो पैकेज आया, 80,000 करोड़ का पैकेज आया, उन्होंने कहा कि अब वहाँ सब कमेटी बनती है, बनवाइए अपने लोगों की बनवाई, अपनी एक बीजेपी की हुकूमत थी, महबूब मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने सब कमेटी बनाई। सब कमेटी में अगर ये 10,000 करोड़ रख देते, ठीक है, तो हमारा मसला हो जाता, ये 25-30 लाख का मसला खत्म हो जाता। इन्होंने कहा छोड़ो जी, इनको 2,000 करोड़ दे दो। सब कमेटी की रिपोर्ट है, डॉक्टर निर्मल सिंह जो थे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको सब कमेटी को हेड कर रहे थे, इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर 5.5 लाख दिया। और फिर हमने जब आया, हमने कहा कि हम नहीं लेंगे, किस क्राइटेरिया क्या, देखो ना हर चीज़ का वो क्राइटेरिया होना चाहिए। मुझे दिल्ली में जब 5-25 लाख का प्रपोजल रिजेक्ट किया उन्होंने कहा कि भाई क्या क्राइटेरिया क्या है इसका, आपने 25 लाख क्यों किया, 50 लाख क्यों नहीं किया। या जो लोग तो उसमें भी अगर जो अलॉटमेंट अगर 10,000 करोड़ की होती, तो जो 25 लाख 30 लाख की बात है वो भी निकल गया होती। देखो ना 80,000 करोड़ में से 10 लाख करोड़ मामूली बात थी। जब आएगा ऐसा बजट करी 10 लाख करोड़ है, आप 5 लाख करोड़ लीज करते हैं, 5 अगली बजट में करते हैं, 2 साल के बाद करिए, 3 साल के बाद, वो बात भी समझ आ जाएगी। इन्होंने क्या वन टाइम सेटलमेंट कर दी थी। हमने कहा भाई ना तो हम वन टाइम सेटल हैं, आपका अपना लिखा हुआ ये है, तो आप कैसे करते हैं हमारे सेटलमेंट। मतलब कोई ना तो ब्यूरोक्रेसी सोचती है, नौकर वाले सोचते हैं, लेकिन क्या गुरदेव जी अजय भी ये ते होल्ड ते ही है ना कि जड़ा 25-30 लाख जड़ा आया, 30 लाख जड़ा देना सी, उस ਵਿੱਚੋਂ 5.5 लाख ही दिता, बाकी अजय देना है। सरकार तो यो कहती है कि बाकी भी हम देंगे ना, सरकार की कोई कमिटमेंट नहीं है सर, सरकार की किसी कोई कमिटमेंट, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। मैं दसना सरकार ये जो मैनीफेस्टो बनाया, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਨਾ बीजेपी ने रखे, ना एनसी ने रखे, ना पीजीपी से फ्लैटली रिफ्यूज हो गई ना। 1 to 1 मेरी गल हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी कमेटी रखांगी, तो मतलब जो उन्होंने अप्रूव किया तो मैं रखांगा, अदरवाइज नहीं। ना उन्होंने रखा, ना अल्ताफ बुखारी ने रखा, अपनी पार्टी ने रखा है, बाकी अपनी आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने रखा है, कांग्रेस ने एक रेफरेंस दिता, कांग्रेस ने माड़ा जिहा रेफरेंस दिता बस, क्योंकि वो रविंद्र शर्मा साढ़े वो रिफ्यूजी में बैठे ने, वो करते हटते तक वही उन्होंने एक रेफरेंस दिता। मतलब एक डिटेल जो रखनी चाहिए कि सही ढंग नाल किसी को अपनी मैनिफेस्टो रखो या उन्होंने बाहरों पूरी किया। अच्छा इतने उनको मतलब MLA है, उनको बंदा होकर जी मैं जीत गया तो 30 लाख दूंगा, वो तो कोई मैटर नहीं करता, जब तक एक रिलायबल सोर्स से कोई गल नहीं आती, एक जिम्मेदार
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5.5 ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਮਿਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਡ ਬਾਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ 30-31 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 1-to-1 ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ तो ਅਸੀਂ ਇਹ 5.5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ तो राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं कि तुसी 5.5 लाख ले लो जो उसे लग रहे हम आपके बारे में और भी सोचेंगे ये मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ हाँ देखो ना मैं ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ना ना जब ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्लियर कहे जी पैसे नहीं लेना वो कहना भाई आप पैसे ले लो तो हम आपके लिए और भी करेंगे ये उसका लॉस है अरे चलो ठीक है अरे मैंने पास ये लोगों छड़ने थोड़ा 5.5 लाख है तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 60 ਕੇ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਛੜਿਆ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ और 2017 ਚ महबूबा मुफ्ती सरकार ने बीजेपी सरकार ने आर्डर इशू करता जम्मू कश्मीर के अंदर कि इनमें सेटलमेंट हो गई है लिहाजा इन्होंने कोई क्लेम किसी भी किस्म का हो उन्होंने सरकार इंटरटेन नहीं करेगी मतलब मैं वो चीज कह रहा है कि सरकार अपनी तरफ सेटलमेंट कर चुके है ब्यूरोक्रेट इन्होंने सेटलमेंट कर दी मैं राजनाथ सिंह मिला दिल्ली के अंदर 2018 की गल है मैं वो आर्डर की कापी जरा उन्होंने ऑर्डर किया 2000 को उन्हीं कापी सारी कापी में जाके मैं जी आपने तो हमें ये कहा था कि आप एक्सेप्ट करो हम आपको और पैसा देंगे तो ये ऑर्डर आपके सामने क्या फिर राजनाथ सिंह जी ने कहना यार ये ब्यूरोक्रेटिक जो लोग होते हैं अपनी तरफ मत दो ये निकालते देखो पॉलिटिकल सरकार ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ this is what he said ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੱਢੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਬਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਆਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਓ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਉਹ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ 5 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਓਜੇਕੇ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਗ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ तो इस तरह के पार्टी लेकिन सरकार ऐसा कर दी नहीं, वो कर दिया ने अपने फायदे से, उन्हें अपनी पार्टी को तैयार करना। असं ये भी आर्गूमेंट दिता उन्होंने कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰ पीडीपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਆਏ, उस सरकार 9 मैंबर साढ़े दिन पीओजे के रिफ्यूजी सन, 9 मैंबर मिनिस्टर भी सन, एमएलए भी सन और एमएलसी भी सन, 9 बंदे होने के बावजूद उन्होंने कभी पीओजे के की गल जी है नहीं की, और भी नहीं की। ठीक है, उम्मीद अगर नौ नहीं कर सकते ते आज बीजेपी ने एक बंदा की करेगा, क्योंकि पार्टियां वो भी हो सकता है पार्टियां ने अपनी पॉलिसी होती है, अपना डिसिप्लिन होता है, अपना। सब तो बड़ी गल गुरदेव जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਫਿਊਜੀ नेता तैयार कर ला, या कांग्रेस के मैं कर ला, या पीडीपी की मैं कर ला, या बीजेपी मैं कहती मैं कर ला, लेकिन किसी ने भी मैनीफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2002 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 9 ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੀਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਰੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ABCD ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਠੀਕ ਉਮੀਦ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਦਾ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 26,319 ਫੈਮਿਲੀ 1947 ਦੀ ਪੀਓਜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਆਏ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ 20,000
हज़ार फैमिली ऐसी है जिन्होंने पैसा मिल गया। 3-4 हज़ार फैमिली ऐसी रह गई है जिन्होंने या डिस्प्यूट चलते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा उन्होंने केस प्रोसेस हो गए इतों पास हो गए दिल्ली चले गए वो पैसा पाया नहीं घट तो घट 4 और 5 हज़ार की फैमिली जिस मैं PRO ऑफिस वाले ने दसिया कि 4-5 हज़ार फैमिली जी रह गई है वो रह गई है उन्होंने पैसा मिल रहा है। ठीक है जी। इसी तरह कुछ फैमिली ऐसी हैं जिन्होंने को कोई मैंडेटरी रिकॉर्ड रखा है इन्होंने उन्होंने आइडेंटिफाई करना से वो मैंडेटरी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इतने लंबे स्पैन सरकार की अनकैली करके वो रिकॉर्ड जो है बहुत सारी फैमिली का खुद बुर्द हो गया वो मैंडेटरी रिकॉर्ड जो उन्होंने रखे है उनको नहीं इन्होंने की किया कि 2020 के आर्डर किया कि जो 65-71 के लोग हैं उनको अगर वो मैंडेटरी रिकॉर्ड नहीं है तो वो अगर जी अलाटेड लैंड की नकल कापी लैन या रजिस्टर कैंसलेशन की कापी लैन या उन्होंने जी जमीन चली गई इलाका पार चला गया उस जमीन का कोई रिकॉर्ड लिया ठीक है तो असी उन्होंने पैसा या राशन कार्ड लिया जो कैंप लगे उन्होंने राशन कार्ड लिया असी उन्होंने पैसा दे दिया और पैसा उन्होंने मिल गया मैं क्या जे तुसी इन्होंने कैंप राशन कार्ड के बेस उपर रजिस्टर कैंसलेशन के बेस उपर अलाटमेंट के बेस उपर या जी पिछली जमीन पाकिस्तानी रह गई उस बेस उपर उन्होंने पैसा देते हो तो 47 वाले क्यों नहीं देते। मैं 2-2.5 साल लगातार पहले मतलब ऑफिशियल तौर पर लड़ाई लड़ी इन्होंने जिले मैं देखा कि भाई इन्होंने साड़ी गल नहीं सुननी फिर मैं रेड करती हाई कोर्ट हाई कोर्ट रेड की मैं 2023 मैं रेड करती और 2023 दिसंबर फैसला आ गया साढ़े हक उन्होंने कहा भाई गल तो ठीक कहते हैं कि सरकार जी है राशन कार्ड ये भी कैंपी रहे तो वो भी कैंपी रहे ये भी डिस्प्लेस पर्सन वो भी डिस्प्लेस पर्सन जो उन्होंने पैसे देने इन्होंने क्यों नहीं देते वही जमीन उन्होंने अलाट हुई वही जमीन सानू अलाट हुई सानू अरे उन्होंने तो ज़्यादा प्रोपर्टी राइट ऑक्यूपेंसी टेनेंस राइट्स मिले हैं उन्होंने अरे वो नहीं मिले तो जे तुम उन्होंने उस नकल के उपर 5.5 साल देने उन्होंने क्यों नहीं देते। सिमिलरली उन्होंने कहा जी प्रायर टू 47 जी रिकॉर्ड है मैं क्या पुंछ मौजूद है सारा रिकॉर्ड सारा बारह मुजफ्फराबाद का बारह मौजूद है उससे लोग रिकॉर्ड नहीं आते अभी सब तो ये करना ना कि भाई ये 47 रिफ्यूजी है या नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65-71 ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 4000 5000 ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 200-400 ਫੈਮਿਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 47 ਕਰ ਰਿਹਾ 47 ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ मतलब 4047 ਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ 5.5 पेंडिंग है उनका अजय भी पेंडिंग है हले भी पेंडिंग है। अच्छा हाँ मैं 2 दिन पहले अंडर सेक्रेटरी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ 47 ਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹ 47 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 65 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋalition ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 26,300 ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਰੇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 4000 ਜੋ 5000 ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਬੁਲਾਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਾਬ 27 ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਉਹਦੀ ਸੀ 1.5 ਸੀ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ IPL PIL ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਸੀਡਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤੱਕ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਭੇਜੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੇ, उनको 47 रिकॉर्ड भी है, अलॉटमेंट भी है, सब कुछ है उनको। तो ये यही है कि इस इंटरव्यू में कई खुलासे ऐसे हुए हैं कि अभी 4,000-5,000 कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लिए गुरुदेव जी ने रिट भी लगाई, आवाज बने उनकी, और अभी तक उन फैमिलीज को 5.5 लाख रुपया जो है वो पहली किस्त जो थी वो भी जो है वो नहीं मिल पाई। और सरकार ने सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं कि 26,000 फैमिलीज में से जिनको 5.5 लाख रुपया मिला है या नहीं, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि हमने सबको जो है वो पैसा दे दिया। ये ऐसे नुमाइंदे अगर रिफ्यूजीज के रहेंगे साथ में तो यकीनन जो है कहीं भी दगा सरकार करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे नुमाइंदे अगर होंगे तो यकीनन दगा जो है इतना आसान जो है वो नहीं हो पाएगा। गल करके बहुत अच्छा लग्या ते मैं सोचदा कि शायद व्यूअर्स तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने च कामयाबी शायद जिस राह नूं लैके जिस चीज़ नूं लैके मैं वीडियो करना चाहता सा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ POJK ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 65 71 ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो गुरुदेव जी ने कोई अनआइडेंटिफाइड चीज़ बोल रहे हैं या अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ बोल रहे हैं, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड दे नाल जिहड़ी है बोली जा रही है। उम्मीद करांगा कि मैं कोशिश करांगा कि हर एक प्रूफ जिहड़ा है गुरुदेव जी कोलों लैके अगर इन्हां दी इजाजत मिलती है मैनूं ਉਹ ਲੈ ਕੇ मैं अपने इस वीडियो के राही तुहाडे तक पहुँचावांगा, उन्हां सरकारां तक भी पहुँचावांगा जिन्हां दी ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ POJK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈਗਾ POJK ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, POJK ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ POJK ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। POJK ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਮਿਲੀ है। एक मैसेज मैं देना चाहना जी, हमारी जी, तो जी। बात करने वाला हूँ जी कि एक बढ़िया अफवाह मेरे को नोटिस ही आई है तो मैं जिसे जानना लोग डरते भी हैं कि 11 लाख की किस्त आने वाली है। हाँ, कुछ कहते जनवरी महीने आने वाली मैं है। अर्ज कर रहा चाहे वो जितने भी किसी पोलिटिकल लोग जो लीडर ने वो भी उन्होंने भी गलतफहमी है, वो भी बोल रहे हैं ये सिर्फ 30 लाख की या 25 लाख की रिकमेंडेशन हैं। गवर्नमेंट ने इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आज तक नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 गवर्नमेंट ने आर्डर गवर्नमेंट तो वैसे भी गुरदेव जी अपना पैसा बचाना ही चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट ने वैसे आर्डर पास किया कि कोई क्लेम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਥਰੂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾध्यਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਦ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡ कि इस तरह का कोई 11 लाख का कोई नहीं है, कोई पैसा सैंक्शन अभी नहीं होएगा, कोई 4.5 लाख बकाया नहीं है। एक बकाया उस दिन होएगा जिस दिन सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सरकार एक्सेप्ट करेगी कि अभी प्रूव करेगी इन टोटलिटी ये रिपोर्ट जी है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दी है और इन्हें इंप्लीमेंट करेगी। फिर अभी जाके कहने काबू होंगे कि साडा बकाया बनना, अदरवाइज 5.5 लाख फाइनल है। इसका के लोन कहेंगे कि किसी के झांसे जाने की लोड़ नहीं है, सब झूठ, सब बकवास, सब फेक है। ते अपने को फार्म बनावे 500 रुपये का फार्म बेचते हैं ते लोग उन्होंने पैसे ते लोग ही ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ कि ऐसा कोई भी 11 लाख रुपया या कोई भी ऐसी अलॉटमेंट अजे तक अप्रूव केंद्र सरकार की तरफों की ही नहीं गई है। जब तक वो नहीं हो पाती तब तक किसी तरह के किसी झांसे दे विच तुसीं नहीं आना है। किसी कोई भी अगर तुहानूं बोलता है कि इन्ने पैसे आने वाले ने, ये लिए फॉर्म भरना है, इस फॉर्म के पैसे इन्ने ने, फॉर्म जियां तुसीं भरोगे, जब तक नहीं भरोगे तब तक तुहानूं पैसा नहीं आएगा। एजेंट्स बहुत सारिया गल्लां पैसा कमाल नहीं करते हैं, उन्होंने झांसिया नहीं आना हैगा। तुसीं ये गुरदेव जी ने भी अपील की है, असीं भी अपने चैनल राही तुहाडे लई अपील करते हैं कि जदों कोई ऐसी चीज़ तुसीं मीडिया दे राही या कोई अहुदेदार बंदे जिहड़े रिफ्यूजीज नूं जो लीड करते हैं या कोई केंद्र सरकार की तरफों कोई ऐसा नोटिफिकेशन या राज्य सरकार की तरफों कोई ऐसा नोटिफिकेशन जब तक नहीं निकलता, ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकलता, तब तक तुसीं इसी किसी भी झांसे दे विच नहीं जड़ा आना है। फिलहाल इस सारी वीडियो नूं लैके तुहाडे लोगों की की राय है ते की लग्या कि तुसी इस वीडियो राही तुहानूं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाई, नाल कई सच्चाइयां जिहड़ियां मिल पाईयां ने तुहानूं कि जिहड़ा 20-25 लाख रुपए का रिफ्यूजीज नूं पैसा मिलण वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कह चुकी है कि असीं 5.5 लाख रुपए का वन टाइम सैटलमेंट कर चुके हुए हैं। फिलहाल वीडियो नूं लैके तुहाडी की राय है, वीडियो दे विच अपने कमेंट्स जिहड़े हन वो अपनी राय जरूर दर्ज करियो। ते अगर एक चीज़ अपील जरूर की सी, वीडियो लंबी होएगी, वेखनी पूरी है, ते अगर अच्छी लगे और अगर सच्ची लगे, इसे सच्चाई लगे तुहानूं, ते इस वीडियो नूं देश के हर एक कोने तक, मैं कहना प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाने साडा साथ जरूर देना है। फिलहाल दिओ सानूं इजाजत। मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज़ बस तों, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।